Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस, और पढ़ाने नहीं वाली हूँ भाई, पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से, हमारी साइंस भी चल रही है। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, बट अगर आप CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाइए और उसको जल्दी से जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आपको पता है कि हम लोग आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, जल्दी से बताओ। तो जल्दी से हमें फॉलो भी कर लो ना थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। और देखो जो भी बच्चा ऐसा है बेटा जिसने अभी तक साइंस पढ़ना शुरू नहीं किया है, सो डोंट वरी, मैम इज हियर, क्योंकि मैम ने आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं मैं आपको इसमें बता देती हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही पूछते हैं मैम कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, क्या ये एक ही चैप्टर है, कितने आ चुके हैं। देखो स्टूडेंट, अगर ये जो है आपका क्लास 9th में आप क्या क्या चीज़ें मैं करा चुकी हूँ बेटा, मैं आपकी करा चुकी हूँ। यहाँ से आपका मैंने चैप्टर 1 करा दिया है, ठीक है। आपका कौन सा है चैप्टर 1? मैटर वाला, ठीक है। मैंने आपका सेकेंड चैप्टर करा दिया है, केमिस्ट्री का बता रही हूँ मैं, ये इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये मैंने आपको करा दिया है। द नेक्स्ट थिंग इज दिस स्टूडेंट, ये मैंने केमिस्ट्री में आपको करा दी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 1 मैंने बायो में सेल करा दिया है। मैंने आपका चैप्टर 2 टिश्यू करा दिया है, बट टिश्यू अभी आपका हाँ टिश्यू मैंने आपको करा दिया। फिर आएगा आपका नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर 1 मोशन मैंने आपका करा दिया है फिजिक्स का। और चैप्टर 2 तो ये आपका आज खत्म हो जाएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये मैंने आपके चैप्टर्स खत्म करा दिए। तो दो चैप्टर्स हमारे तीनों सब्जेक्ट के अंदर हो चुके हैं। तो अभी भी लग रहा है कि मैम सिलेबस नहीं खत्म कराएंगी, वो सोचो। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स पर हो ना स्टूडेंट, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको डिटेल में हर एक चीज कवर कराता है। आप देखते हो हम लोग आपको MCQs, असर्शन, रीजन, NCERT के इंटेक्स्ट, NCERT के एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से आपको कवर कराते हैं। तो स्टूडेंट मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेल, टिश्यू, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, आज तो इसका 1 शॉट है, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म। उसके बाद बेटा हम लोग क्या शुरू करने वाले, केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो आपके 7 चैप्टर्स, तो 6 चैप्टर तो मैम ने बहुत अच्छे से कवर करा दिए, और जितने रिमेनिंग चैप्टर्स रहेंगे बेटा वो भी मैम अच्छे से कवर कराएंगी। बस आपको क्या एक बात होती है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर लेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, क्या आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और इस क्लास के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है कि मैम कहाँ से मिलेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 1 शॉट, यहाँ से मिलेगा, मैम करा रही हैं आपको। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है फोर्स क्या होता है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब मान लो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अब क्या हुआ, एक बंदा आया और उसने मेरे को ऐसे धक्का दे दिया, ठीक है। तो जब उसने मेरे को धक्का दिया तो मैं उधर साइड चली गई। या फिर सबसे सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। बाद में हमने देखा था कि फोर्स ये भी कर सकता है, उसके इफेक्ट भी मैंने आपको बताए थे। तो हमने देखा है पुश एंड पुल। पुश एंड पुल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मान लीजिए आप किसी शोरूम में गए एंड देयर इज अ डोर ऑफ द शोरूम, ओके, ये क्या हो गया, ये डोर हो गया शोरूम का। तो अब आपको ये चीज अच्छे से मालूम है, ठीक है, ये हो गया डोर उसका, है ना। रुको जरा, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया उसका डोर, दिस इज द डोर। तो अब आपको पता है स्टूडेंट, इस डोर के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है पुल या पुश, जो भी आपको इधर साइड से मिलता है। तो हम देखते हैं ज़्यादातर यहाँ पे हमें पुश मिल जाता है, लिखा हुआ ऐसे पुश, और उधर साइड हमें पुल मिल जाता है, दूसरी अपोजिट साइड में हमें पुल मिलता है। लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा, बट मान लो मैं इस तरीके से, तो आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस हैंडल को पकड़कर, ये आपका हैंडल हो गया, यहाँ पे आपको इस हैंडल को पकड़कर बेटा इस तरीके से अंदर की तरफ आपको इसको पुश करना है। तो जब आप पुश कर रहे हैं, ऐसा पुश कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट थिंग, जब आप अंदर होंगे और आपको बाहर आना होगा तो वहां पे लिखा होगा पुल। तो आप ऐसे पीछे की तरफ खींचो, ऐसे ऐसा आप पीछे की तरफ खींचो, तो वो आपको फील होगा स्टूडेंट कि आप उसको कुछ मेहनत लगा के आप खींच रहे हो ऐसे, तो वो होगा पुल। तो ये जो पुश और पुल है,
हाँ, द पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी, द पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका फोर्स। समझ के वाला पॉइंट आप लोग ये नहीं समझ, जल्दी से बताओ। समझ के? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं बेटा, देखो पूरा चैप्टर कराएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल डरने की टेंशन नहीं है। व्हेन वी वांट टू ओपन अ डोर, जब हम किसी डोर को खोलना चाहते हैं स्टूडेंट, तो वी हैव टू पुश द डोर हैंडल, या तो हमें डोर हैंडल को पुश करना पड़ता है या फिर उसको पुल करना पड़ता है। एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर, वी हैव टू पुल द डोर हैंडल विद आवर हैंड्स। सो दिस मीन्स दैट द बॉडी मूव्स, इट हैज ईदर टू बी पुश्ड और पुल्ड। इसका मतलब आपने यहाँ से एक चीज नोटिस करी कि जो बॉडी है वो पुश और पुल करने से मोशन में आ सकती है। तो इसका मतलब कि फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आ सकते हो। इवन अभी आप देखोगे किसी भी मोशन वाली ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पर भी लेकर आ सकते हो। अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जो पुश और पुल है किसी भी बॉडी का, वो क्या होता है? वो आपका फोर्स होता है। द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी, अब आप देखेंगे जिस साइड में इस पुश और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप पुश ऐसे कर रहे हैं तो ये जो डोर है, ये आपका डोर है। बॉडी इज व्हाट? बॉडी इज जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपकी मतलब जिस पे भी आप फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो तो जिधर साइड को आप पुश कर रहे हो, जिधर साइड को आप पुल कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप पुल कर रहे हो, तो वही होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स कि अगर आप डोर को पुश कर रहे हो, कहाँ पे? इफ यू पुश डोर इनसाइड, अगर आप डोर को बेटा अंदर की तरफ पुश कर रहे हो, तो आप यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? आप यही चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो भी उसी साइड होगी जिधर साइड आप बॉडी को पुश या पुल कर रहे हो। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी कहाँ होगी? इनसाइड होगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनसाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आप पुल करोगे, जैसे आप अंदर की तरफ से पुल करोगे, तो आप जिधर भी साइड को पुल या पुश करोगे, और जिधर साइड को मतलब अंदर कर रहे हो तो अंदर की तरफ डायरेक्शन फोर्स होगी, बाहर कर रहे हो तो बाहर की तरफ। तो द डायरेक्शन इन व्हिच अ बॉडी इज पुश और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वी ओपन और क्लोज अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्सेस। नाउ व्हेन वी पुश द डोर टू ओपन इट, वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। अब हम अपनी बात करेंगे स्टूडेंट। तो मेरे से मान लो मैं ऐसे पुश कर रही हूँ, तो पुश का मतलब मैं उधर साइड लेकर जा रही हूँ, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? अवे फ्रॉम माय बॉडी होगा। और अगर मैं पुल कर रही हूँ तो पुल में अपनी तरफ को खींच रही हूँ, तो मतलब मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो टुवर्ड्स माय बॉडी होगा। सो ऑन द डोर इज डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, एंड व्हेन वी पुल द डोर टू क्लोज इट, वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अस। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, फोर्सेज आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अब आपको पता है स्टूडेंट, हम हर दिन फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि किस फॉर्म में? हम पुश कर रहे हैं, दिस इज द फोर्स। हम पुल कर रहे हैं, ये भी आपका फोर्स। लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग, इन सबको करने में सब जगह फोर्स तो यूज हो रहा है ना। अब आप लिफ्ट कर रहे हो, अब मान लो जमीन पर कोई सामान रख रहे हो, आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप उसको बेटा उठाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो जो उठाना है आपका, वो फोर्स ही तो आप यूज कर रहे हो ना वहाँ पे उसको उठाने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे, अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश अ फुटबॉल। अब आपको पता है, मान लो आपको एक फुटबॉल को पुश करना है, ऐसा आपने अगर आपको आगे को उसको पुश करना है, चाहे पैरों से करो, हाथों से करो, बट फोर्स तो लग रही है ना। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुल द ड्रॉर ऑफ अ टेबल। कोई टेबल की ड्रॉर है, अगर आप उसको ऐसे बाहर की तरफ पुल कर रहे हो, फोर्स लग रही है वहां पे। यस मैम। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर। फोर्स लग रही है स्टूडेंट जब आप किसी बॉक्स को क्या कर रहे हो? लिफ्ट कर रहे हो, उठा रहे हो। ठीक है। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड। अब मान लो आपके पास कोई रबर बैंड है और आप उस रबर बैंड को बेटा इस तरीके से ऐसे खींच रहे हो, तो आप देख लो ना, आप फोर्स लगा रहे हो वहां पे उसको। हाँ। एंड अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ। वेट क्लॉथ क्या? गीला कपड़ा लो, उस गीले कपड़े को ऐसे जब आप, मम्मी आपने देखा होगा ना, मम्मी क्या करती हैं जब कपड़े गीले होते हैं तो वो जब उनको सुखाती हैं तो उससे पहले वो पानी निचोड़ती हैं सारा, तो वो पानी निचोड़ रही है बेटा, तो वो क्या कर रही हैं? वो फोर्स तो लगा रही है वहाँ पे, फोर्स लगा के उसको ट्विस्ट कर रही हैं, टू स्क्वीज आउट वाटर। एंड अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार। द fallen leaves of a trees fly away the wind because of the wind force of a wind pushes them away। अब आपने देखा होगा जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं बेटा वो हवा के थ्रू चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि हवा वहां पे एक फोर्स क्रिएट कर रही है। ठीक है। इवन roofs of some huts away during a storm because the force of strong winds pushes them away। अब आपको पता है स्टूडेंट कि जब बहुत तेज तूफान आता है तो उस तूफान में जो छत होती हैं झोपड़ियों की, वो उड़ जाती हैं। तो वो उड़ जाती हैं बेटा, तो उड़ती कैसे हैं? क्योंकि जो हवा है उसमें कहीं ना कहीं तो फोर्स है ना। हाँ, यस मैम। तो वी विल नॉट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखो, इफेक्ट को मतलब फोर्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको दिख जाएगी आंखों से, अरे मैम देखो वो फोर्स जा रही है, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना कभी भी। तो स्टूडेंट आपको फोर्स का पता कैसे चलता है कि हाँ भैया देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स? तो स्टूडेंट आपको ये चीज मालूम है कि हमें फोर्स का पता चलता है
उसके इफेक्ट से, हमें उसके इफेक्ट्स फील होते हैं। तो अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को आप देख नहीं सकते हो। अ फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स व्हिच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज। फोर्स को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उन इफेक्ट्स के थ्रू जो वो बॉडीज पर डाल रही है। जैसे कि लेट्स से आपने क्या करा, आपने एक बलून लिया और आपने उसको स्क्वीज कर दिया, आपने उसको स्क्वीज कर दिया। तो स्टूडेंट जब आपने उसको स्क्वीज किया तो उसकी शेप चेंज हो गई। तो आपने एक फोर्स लगाया ना हाथ से ऐसे, तो उसकी शेप चेंज होना, उसने आपको कैसे बताया कि हाँ भैया यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट है, उसकी शेप चेंज होकर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, हम लोग इफेक्ट को फील कर सकते हैं जो वो बॉडी पर लगा रही है। जैसे मान लो अगर कोई मेरे को इस तरीके से ऐसे इधर को पुश करने लगे तो मेरी बॉडी को वो चीज फील हो जाएगी, इफेक्ट आपको दिखेगा कि मैं उधर साइड पुश करी जा रही हूँ। तो फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। तो फोर्स जो है वो इन फॉलोइंग इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकती है। अब आपको पता है स्टूडेंट, मान लो देयर इज अ बॉक्स हियर, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने देखा यहाँ पे देयर इज अ बॉक्स हियर, दिस इज अ बॉक्स हियर, अब दिस लाई ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ऐसे है। तो हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, मान लीजिए आपने क्या करा, आप इसको यहाँ से इस तरीके से पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पुश कर रहे हैं तो बॉक्स यहाँ पे कैसा है, ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब कि इट इज नॉट इन अ मोशन। स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, स्टेशनरी का मतलब हो जाएगा कि मोशन में नहीं है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। तो जब आप इसको यहाँ से पुश कर रहे हैं, मतलब यहाँ से बंदा लगा पड़ा है इसको पुश करने के लिए, तो मान लो अब ये ए पॉइंट पर है और फिर ये थोड़ी ही देर बाद स्टूडेंट आपको कहाँ मिलेगा, मान लो आपको ये यहाँ पर ऐसे मिल जाए, तो मतलब ये किस पर आ जाएगा, ये आपके बी पोजीशन पर आ जाएगा। तो मतलब कि आपको एक इफेक्ट दिखा जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब कि आप अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आ रहे हो तो वहां पे आपको फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। समझ गए वाला पॉइंट? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि फोर्स जो होता है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकता है बेटा, मूव कर सकता है, इवन कि वो किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। अब मान लो एक फुटबॉल आ रही है, ठीक है, तो जब एक फुटबॉल आ रही है स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, आप एकदम से अगर उस पर पैर लगाओगे तो वो रुक जाएगी, या फ्रिक्शन फोर्स होती है, हाँ, वो भी उसको रोक देती है। आप ये थोड़ी देखते हो कि मान लो किसी ने किक मारी तो वो मैम चली रही है, 2-3 दिन हो गए उसको, वो घूमती फिर रही है ग्राउंड के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली नेचुरली खुद ही रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, फोर्स जो होता है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लेकर आ सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है। इवन आप देखो, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एक बॉल है आपके पास और आपने उस बॉल को मूव कराया, ठीक है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप उसको बहुत तेज हिट करो तो आप देखोगे वो स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी उसकी, है ना। तो आप किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकते हो थ्रू द फोर्स। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इवन आप एग्जाम्पल लो यहाँ से, आपने कभी क्रिकेटर को देखा है भाई, अब आप बोलेंगे मैम आप क्या ही बात कर रही हैं, क्रिकेटर और इंडियंस हो गए, हम क्रिकेटर को ना जाने, हमसे सारे पूछ लीजिए कितने मैच है, किसने कितने रन बनाए। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा जब बॉल इस तरीके से आती है सामने से, तो बैट्समैन इस तरीके से हिट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो बैट्समैन ने हिट किया मतलब कि उसने फोर्स लगा के उस मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इट मींस कि वहां पे जो बैट्समैन के बैट के थ्रू लगी हुई फोर्स थी उसके थ्रू ही तो क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हुई ना। तो मतलब कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। इवन अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि आपके पास मान लो कुछ भी बॉल है, बलून है, अगर आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो यू कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, हाँ, थ्रू द फोर्स, क्योंकि आप यहाँ से दोनों तरफ से अप्लाई कर रहे हो फोर्स को। समझ में आई चीज आप लोगों को? तो फोर्स के आपके ये इफेक्ट्स आपको देखने के मिल जाएंगे। वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल ऑफ दिस इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब हम इनके हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जो इफेक्ट्स हमने अभी देखे। जैसे कि आपने पहला इफेक्ट देखा कि वी कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी विद अ फोर्स। तो इफ वी किक अ फुटबॉल कैप्ट इन अ ग्राउंड विद अ फुट, देन द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग। इन दिस केस द फोर्स ऑफ अ फुट मूव्स द स्टेशनरी फुटबॉल। अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। तो आपने यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट कि आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इफेक्ट भी लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन कौन से। पहला इफेक्ट उसने क्या प्रोड्यूस किया, फोर्स कैन मूव दी स्टेशनरी बॉडी। जो फोर्स होता है स्टूडेंट वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को इजीली मूव करा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि एक फुटबॉल आपके ग्राउंड पर थी, तो जब आपकी वो फुटबॉल ग्राउंड पर थी तो वो रेस्ट पोजीशन में थी। आपने क्या देखा, आपने यहाँ से ये देखा कि एक फुटबॉल थी यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे फुटबॉल थी। तो दिस फुटबॉल इज नॉट मूविंग हियर,
मतलब यहाँ से मूव नहीं करी है, फुटबॉल है, ये रेस्टिंग स्टेट पे, रेस्ट पर है इस टाइम पे। बट मान लो किसी बंदे ने आके इसको यहाँ से किक कर दिया, ठीक है, तो किक किया तो किक इज अ फोर्स, भैया उसने फुट से लात मारी, मतलब लात मारी ना उसने फुटबॉल के ऊपर, तो हमने देखा अब ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो इसका मतलब अब ये रेस्ट पर थी, बट अब ये किसमें चली गई, ये मोशन में चली गई, और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही ऐसे ऐसे ही ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। इसका मतलब कि फोर्स के थ्रू आप किसी भी बॉडी को क्या करवा पा रहे हो बेटा, स्टेशनरी बॉडी को मूव करा पा रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस सेकेंड, कि जो आपका फोर्स है, फोर्स कैन स्टॉप दी मूविंग बॉडी। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि जो आपकी फोर्स होती है वो किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकती है। जैसे कि आप देखोगे कोई ये फुटबॉल ऐसी थोड़ी है चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता, थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट, ये थोड़ी देर बाद क्यों रुक जाएगी, क्योंकि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको रोक देगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है ना, दो सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन होता है। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फुटबॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, इन दिस केस अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टॉप द मूविंग फुटबॉल। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो आपकी मूविंग फुटबॉल है, दिस फुटबॉल इज इन मोशन। तो हम ये देखेंगे ये आफ्टर सम टाइम it stops after some time, it stops after some time। बेटा ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, ये स्टॉप कर जाएगी, मतलब कि ये रुक जाएगी। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, बिकॉज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और आपको पता है स्टूडेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके कांटेक्ट फोर्स होती है, आपने क्लास 8 में ये पक्का पढ़ा होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जल्दी से बताओ, पढ़ा है ना वाली चीज़। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। द नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, है ना। नेक्स्ट, in a cricket match when a moving cricket ball is hit by a bat, then the direction of the cricket ball changes and it goes in another direction. In this case the force exerted by the cricket player, bat changes the direction of a moving cricket ball। तो इसका मतलब जो थर्ड इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, कि आप फोर्स लगाकर किसी भी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। आप एग्जाम्पल का लिखा होगा क्रिकेटर का, कि मैम भाई जो क्रिकेटर होता है जब वो अपने बैट से बॉल को हिट करता है, तो हम देखते हैं कि जो बॉल होती है वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, और बॉल जब आपकी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है तो इसका मतलब कि फोर्स के थ्रू आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इन द गेम ऑफ कैरम, स्टूडेंट आपने देखा है जो कैरम होता है, व्हेन वी टेक अ रीबाउंड, जब हम पूरी मतलब ऐसे एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो देन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकर चेंजेस। दिस इज बिकॉज द एज ऑफ द कैरम बोर्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्ट्राइकर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि जैसे आपने स्ट्राइकर को ऐसे, मतलब कि जो आपका वो रहता है उसको जब आप ऐसे हिट करते हो, अगर वो बाउंड्री से टकराती है कैरम बोर्ड की, तो वो वापस से इधर से उधर डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री है उसने भी तो एक फोर्स लगाया ना, न्यूटन का थर्ड लॉ याद आ रहा है? यस मैम। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। तो फोर्स जो होता है स्टूडेंट वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी इजीली चेंज कर सकता है। इफ यू टेक अ लाइट स्प्रिंग एंड पुल इट, आप देखो, आप एग्जाम्पल में ले लो, स्प्रिंग ले लो। जब आप स्प्रिंग को लोगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका स्प्रिंग है ऐसा। तो बेटा जब आप इस स्प्रिंग के एंड को इस तरीके से यहाँ से दोनों साइड से पुल करेंगे, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो स्प्रिंग है आपका वो इस तरीके से ढीला हो जाएगा। हाँ, स्प्रिंग इस तरीके से आपका ढीला हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे स्प्रिंग की शेप चेंज कर दी। इसका मतलब फोर्स से आप इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? बताओ जरा जल्दी से मुझे। अब जैसे आपको एक सबसे एग्जाम्पल एवरीडे लाइफ का बताती हूँ मैं आपका। आपने कभी मम्मी को रोटियां बनाते हुए देखा है? गर्ल्स तो बना लेती होंगी, आई थिंक सो। नहीं अभी नहीं बनाती होंगी। हाँ, तो बताना ज़रा कौन कौन बना लेती हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब मम्मियाँ रोटियां बनाती हैं तो सबसे पहले वो क्या बनाती हैं, ऐसे मतलब कि पेड़े बनाती हैं, गोल गोल बना लेती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, रोलिंग पिन मतलब बेलन से उसको बेल लेती हैं और पतली से एक चपाती में कन्वर्ट कर देती हैं। तो फोर्स लगा रही है ना वो रोलिंग पिन से वहाँ पे, तो जब भी तो उन्होंने इतने ऐसे गोल से बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर दिया उसको। तो द शेप ऑफ अ डो changes on pressing with a rolling pin to make a chapatis. When we press the dough with a rolling pin, we apply a force. So we can say that the shape of a dough changes on applying forces. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो हम किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की इजीली शेप को चेंज कर पा रहे हैं। समझ के वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझे? जल्दी से बताओ, समझ गए? तो कब समझ पा रहे हो ना, स्प्रिंग को आप खींच रहे हो तो आप स्प्रिंग की शेप को चेंज कर पा रहे हो इजीली। डन। चलो अब हम यहाँ से एक फोर्स की मतलब की डेफिनेशन दे सकते हैं। अभी तो आपको पता था कि पुश या पुल ही फोर्स होता है, बट बाद में हमने देखा कि फोर्स कैन प्रोड्यूस अ मल्टीपल इफेक्ट्स, लाइक इट कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, फोर्स एक ऐसा प्रभाव है स्टूडेंट विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन, जो एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लेकर आ सकता है और किसी मूविंग बॉडी को
रेस्ट में लेकर आ सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इवन उसके शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। तो अब हम यहाँ से फोर्स की नई डेफिनेशन को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम यही चीज लिखेंगे यहाँ से, यहाँ से हटा देते हैं। अ फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी body and stops the moving body और वो क्या कर सकता है स्टूडेंट, वो मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर सकता है। इवन कैन चेंज द स्पीड, direction and shape of the body ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका फोर्स। तो अब आपने फोर्स तो यहाँ से बहुत अच्छे सीख लिया मेरे से कि मैम फोर्स क्या होता है। अभी भी कोई डाउट लग रहा है आपको फोर्स के मामले में, बताओ जरा मुझे जल्दी से। अभी अगर कोई टीचर आपसे पूछेंगे फोर्स क्या होता है तो आप क्या बताओगे, सर फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, या फिर मैम फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी को मतलब शेप को चेंज कर सकता है, स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है, मोशन वाली को स्टॉप कर सकता है, स्पीड एंड आपकी क्या डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स बताकर आने हैं और पूरे मार्क्स वहां से बिल्कुल लेकर आने हैं। द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट के फोर्स जो होता है आपका वो दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। अभी मैं आपको बताऊंगी, चलो पहले इतना का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, यस मैम ये चीज हमें समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट देयर आर द टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जहां से फोर्सेस आपकी बैलेंस रहने वाली है। इट मींस लेट मी गिव यू द एग्जांपल। देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, फोर्स आपकी दो टाइप की होती हैं, बैलेंस्ड फोर्स और क्या हो जाएगी बेटा आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस फोर्स को एंड एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम लोग यहाँ से। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एक बॉक्स लो, ठीक है, ओके ले लोगे, एक ग्राउंड पर रख दो उसको, इस तरीके से रख दो इसको, ओके। अब आप क्या करो, अब आपने ये बॉक्स जो रखा है यहाँ पे, तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, दिस बॉक्स हियर। तो देखो स्टूडेंट ये जो बॉक्स है यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, कहाँ पे, सबसे पहले तो ये अपने वेट की वजह से यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो मतलब इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी अपनी फोर्स लगा रही होगी ना इस बॉक्स के ऊपर, जब भी तो ये इस तरीके से नीचे रखा हुआ है फ्लोर पे, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बट हम देखेंगे स्टूडेंट जितना फोर्स ये ग्राउंड पर लगा रहा हो तो ग्राउंड भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, समझ रहे हो। क्यों, आपको पता है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर फोर्स ये ग्राउंड पर लगाएगा तो ग्राउंड भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाता है ना ग्राउंड आपका, तो ग्राउंड यहाँ से आपका एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ को, तो उसको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो ये होगा आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पर आपने देखा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि बॉक्स आपका इक्विलिब्रियम में है, ना तो बॉक्स नीचे आ रहा है ना ही बॉक्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि ग्रेविटी लगा रही है फोर्स, और नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि ग्राउंड लगा रहा है फोर्स। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम समझ में आई चीज़, नहीं समझ में, जल्दी से बताओ, आई समझ में नहीं आई। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, मान लो आपने इस बॉक्स को यहाँ से ऐसे पुश कर दिया, ठीक है, लेट्स सी कि आपने यहाँ से इसको पुश कर दिया, तो जब आप पुश कर रहे हो तो देयर इज अ फोर्स, क्या आप इसको पुश कर रहे हो, आप इसको ऐसे पुश कर रहे हो, बट इतनी आसानी से पुश थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा स्टूडेंट, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या लग रहा होगा बेटा, यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा स्टूडेंट, जो पुश से लगाया जाने वाला फोर्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं मैम कि जो आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैंसल्स ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ये कैंसिल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपका पुश एंड कौन सा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोथ कैंसल्स ईच अदर,
कैंसल्स ईच अदर। तो हम यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब ये पुश वाला फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल कर रहा है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैंसिल कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गया ना। देखो आप खुद यहाँ पे, तो हम यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि कोई फोर्स अब अप्लाई नहीं हो रहा, बॉक्स एक जगह पे रखा हुआ है। तो ये होगा आपका स्टूडेंट क्या, बैलेंस्ड फोर्स। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, जहां पे फोर्सेस जो हो रही है वो आपस में बैलेंस हो रही है। स्क्रीनशॉट लो पहले आप इतने का। तो मतलब हम यहाँ से देखेंगे कि दो टाइप की होती है। अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स है, जितनी भी सारी फोर्सेस लग रही है, अगर वो जीरो आ गया, रिजल्टेंट मतलब कि टोटल, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम ये देखेंगे वो फोर्स आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगी। अब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, आपकी जो आपकी बॉडी अंडर द एक्शन होती है बैलेंस फोर्स के, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। कहां से हो जाएगी पोजीशन चेंज, पोजीशन जब ही चेंज हो सकती है स्टूडेंट, जब आपकी लगाई हुई जो पुश एंड पुल वाली फोर्स है बेटा, वो ज्यादा हो दैन द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे लग रही है तो वो बॉडी को हिलने नहीं देगी। अगर आपकी देखो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और जो ग्रेविटी वाली फोर्स है वो तो आपस में अगर एक दूसरे को कैंसिल कर भी रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट द थिंग इज, अगर आपकी पुश वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसके अंदर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट चला जाएगा मोशन के अंदर, और वो होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स में। तो बैलेंस्ड में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है। जैसे कि सपोज अ हैवी बॉक्स इज लाई ऑन द ग्राउंड, आप एक हैवी बॉक्स को सपोज कीजिए वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, एंड लेट अस पुश दिस बॉक्स विद आवर हैंड्स, और हम अपने हाथों से इसको पुश करेंगे। वी फाइंड दैट बॉक्स डज नॉट मूव। हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि बॉक्स जो है आपका वो मूव नहीं करेगा, दो एज मैनी फोर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि वहां पे चार फोर्सेज उसके ऊपर क्या कर रही होंगी बेटा, एक्ट कर रही होंगी। जैसे कि आपका फोर्स ऑफ अवर पुश जो हम लगा रहे हैं, नेक्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा स्टूडेंट, जो पुश के फोर्स को है वो अपोज करेगा उसको। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ से लग रही होगी स्टूडेंट, जिसकी वजह से वो बॉक्स को नीचे की तरफ लगाएगा। और एक होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने आपको बताया था, जितना रिएक्शन, जितना एक्शन आपका होगा उतना ही रिएक्शन आपका अपोजिट मिलेगा। आप जितना ज्यादा वजन किस पर डालोगे ग्राउंड पे, ग्राउंड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, इसलिए तो उसको ग्राउंड रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। हाँ समझ में आया, यस मैम। तो वो अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ को क्या करेगा, बॉक्स को पुश करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो ग्रेविटी वाला फोर्स है और जो आपका रिएक्शन वाला फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। फिर हम ये देखेंगे स्टूडेंट, जो आपका फोर्स ऑफ पुश है वो बैलेंस कर जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो इसका मतलब यहाँ पे चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल कर रहे हैं। तो मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था वो रेस्ट पर ही रह जाएगा। समझ गए, चले आगे। हाँ भाई बढ़ जाते हैं आगे। तो स्टूडेंट नाउ दो द बॉक्स इज एट रेस्ट, फोर फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। तो हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट, जो आपका बॉक्स है वो रेस्ट पर है, तो जो भी फोर्सेज उस पर एक्ट करे इस वजह से। सिंस द बॉक्स डज नॉट मूव एट ऑल, हम ये देख रहे हैं कि जो बॉक्स है स्टूडेंट वो मूव ही नहीं कर पा रहा है। वी कंक्लूड दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट जीरो। तो हम यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो आपका फोर्स का रिजल्टेंट है वो कितना है बेटा, जीरो है। द बॉक्स देयरफॉर बिहेव एज इफ नो फोर्सेज इज एक्टिंग ऑन इट। तो हम ये देख रहे हैं जो बॉक्स है वो ऐसे बिहेव कर रही है उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, बट उस पर चार फोर्स लग रही हैं, बट वो आपस में कैंसिल हो रही हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी बॉडी आर एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस फोर्सेज। तो जितने भी स्टेशनरी फोर्सेज होते हैं स्टूडेंट वो आपके क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेज के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है मैम एक चेयर रखी थी, आपको पता है क्या हुआ मेरे साथ, वो चेयर खुद ही चलने लगी। अब तो बेटा वो कुछ पैरानॉर्मली एक्टिविटीज हो सकती है, क्योंकि आपको पता है बैलेंस फोर्सेज वहाँ पे एक्ट कर रही होंगी। हाँ, तो दैट द फोर्स ऑफ पुश ऑन द बॉक्स इज बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम ये देखते हैं जो हमारा पुश वाला फोर्स होगा बेटा वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द ग्राउंड। और हम ये देखेंगे स्टूडेंट, जो आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा वो किससे बैलेंस हो जाएगा, आपका ग्रेविटी से बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि भाई मैम जो हमारा फोर्स ऑफ मतलब के रिएक्शन और ये वाला है ये सब बैलेंस हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। समझ के वाला पॉइंट नहीं समझ के, जल्दी से बताओ। तो हम यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे कि ये टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर वाला जो गेम है स्टूडेंट आपका, आपने देखा होगा ऐसे रस्सी में दो टीम्स लगी रहती हैं, तो मान लो दोनों टीमों ने सेम फोर्स लगा रखा है, तो हम ये देखेंगे कि आपकी जो मूवमेंट है रोप की वो हो ही नहीं पाएगी, मतलब कि आपका यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। हाँ, जैसे आप इसको देख रहे हो, व्हेन अ बलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड्स एंड अ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बलून ड्यू टू द शेप ऑफ अ बलून चेंजेस। अब हम ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जब आप दोनों हाथ से सेम फोर्सेस लगा रहे हैं तो बलून की शेप चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे एक बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर एक हाथ ज्यादा फोर्स लगाएगा तब तो आपका बलून जो होगा वो फट जाना चाहिए। इन अ टग ऑफ वॉर देयर इज अ रोप पुलिंग बिटवीन टू टीम्स। देखो आपको पता है टग ऑफ वॉर में दो रोप्स के मतलब दो टीम्स के बीच में रोप पुलिंग होती है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय द टू टीम इज जीरो, द रोप डज नॉट मूव इन ईदर डायरेक्शन, द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टू टीम्स आर बैलेंस्ड। अगर आपका हम देखते हैं
तो स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे, अगर दोनों ही फोर्सेज मतलब दोनों ही टीम्स इक्वल फोर्सेज लगा रही होंगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। तो दोनों ही टीम से लगने वाला क्या हो जाएगा, जो फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा। इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजीशन। सिमिलरली इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ इट्स यूनिफॉर्म मोशन। हम ये देखते हैं स्टूडेंट, अगर कोई बैलेंस्ड फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर लग रही है तो वो स्टेशनरी ही रहेगी। अगर कोई बैलेंस फोर्स स्टूडेंट किस पे, मोशन वाले ऑब्जेक्ट पर लग रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो दो बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। देखो बैलेंस बॉडी किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट पे नहीं ला सकती, रेस्ट वाली बॉडी को मूविंग मतलब मोशन में नहीं ला सकती। इट मींस कि वो सिर्फ शेप चेंज कर सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट का। इजी पीजी, डन, ओके। An example of the balance forces changing the shape of the body is in the squeezing of a rubber ball or a balloon। अब देखो आप बैलेंस्ड फोर्स का आप एग्जांपल देख सकते हो जहां पर वो शेप को चेंज कर रही है, जैसे कि आप किसी भी बॉल को लो जो आप स्क्वीज कर सको, मतलब आप इजीली उसको ऐसे दबा सको। ओके डन। व्हेन वी प्रेस अ रबर बॉल और अ बलून बिटवीन इन our two hands, the shape of the rubber ball or a balloon changes from spherical to oblong. In this case we apply two forces। जैसा आपको पता है यहाँ पे आपके पास ये बलून था, बट आपने जैसे यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये अंदर को चला जाएगा ना, इतना इतना, मतलब शेप तो चेंज कर सकता है, जबकि आपने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को यहाँ से लगाया। तो विद आवर हैंड्स दो द बॉल और बलून डज नॉट मूव इट शेप चेंजेस। वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। तो क्या आपको बैलेंस फोर्स चमका? तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं बैलेंस फोर्स के अंदर। ये आपका बैलेंस फोर्स है, यहीं लिख रही हूँ मैं। बैलेंस फोर्स में स्टूडेंट हम लोग ये देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इट मींस कि आप बैलेंस फोर्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपका रेस्ट वाला पोजीशन है बेटा वो रेस्ट पर ही रह जाएगा, रेस्ट वाला रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, और जो मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन मूविंग, रिमेन इन मोशन, मोशन में लिख देते हैं। तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखेंगे बेटा क्या अनबैलेंस फोर्स को, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स अगर आपका 0 के इक्वल नहीं होगा तब आपका वो कहलाएगी अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि वही बॉक्स वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सी कि क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ऐसे बॉक्स है, ठीक है, दिस इज बॉक्स हियर एंड दिस इज, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ये बॉक्स हैवी है, ये आपका बॉक्स है, ये हैवी बॉक्स है, मतलब इतना है कि आप इसको मूव कर सकते हो, इतना भी नहीं है कि इसमें लोहे वगैरह भर दिया हो, इतना भी नहीं है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये जो ग्राउंड है आपको सबसे पहले पता है कि ये जो बॉक्स आपने जब ग्राउंड पर रखा है तो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ, फिर स्टूडेंट हमें पता है कि आपका जब ये ग्राउंड पर आया तो ग्राउंड इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाने वाला है, क्योंकि जितना फोर्स ये किस पर लगा रहा है स्टूडेंट, जितना फोर्स ये ग्राउंड पर लगा रहा है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ग्राउंड लगाएगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब ग्राउंड ऊपर की तरफ को लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। फिर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, आप मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसे पुश कर रहे हैं एंड दिस इज द, यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा आपका। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, कि आप इतनी तेजी से पुश कर देंगे यहाँ पे, तो आप देखो आपको एक चीज यहाँ पे ये समझ में आएगी कि आपका जो आपके जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होगी, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो आपकी होने वाली है वो बैलेंस हो जाएगी, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स बैलेंस दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होगी ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट द थिंग इज कि जो आपकी पुश फोर्स होगी, फोर्स ऑफ पुश, force of push is greater than the frictional
इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका पुश वाली फोर्स होती है वो किससे ज्यादा होती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होती है। समझ में आई ये चीज आप लोगों को कि फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपकी जो फोर्स ऑफ पुश या फिर फोर्स ऑफ पुल जो होगी बेटा, अगर वो ग्रेविटी से ज्यादा होगी, क्या अगर वो आपकी ग्रेविटी से ज्यादा होगी, तो हम वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो मोशन में चला जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है बेटा, उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि जो आपका रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाएगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट आपका किस में आ जाएगा बेटा, रेस्ट में आ जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या हो जाएगा ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। तो वह ना अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब ये किसी बॉडी पर एक्ट करता है, दे प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, वो उसकी स्टेट मतलब कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्टिंग स्टेट में, तो उसको मोशन में ले आएगा, मोशन वाले स्टेट को किस में ले आएगा, रेस्ट में ले आएगा। दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सपोज अ टॉय कार इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट कि जो आपका टॉय कार है, अब जैसे आप टॉय कार का एग्जाम्पल ले लो, तो आप देखोगे जो व्हील की वजह से एक फोर्स होगा। देखो तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लेट पुश दिस कार। अब आपको पता है आप इस कार को पुश करो अपने हैंड से, वी फाइंड दैट टॉय कार स्टार्ट मूविंग, टॉय कार इजीली मूव करना लगेगी। नाउ इन दिस केस आल्सो फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टॉय। यहाँ पर भी चार फोर्सेस ही काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। बट आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपका इन दिस केस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द कार एक्टिंग डाउनवर्ड, कार पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है ग्राउंड की तरफ से जो आ रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अपवर्ड आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे बैलेंस ईच अदर। यहाँ पर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होगा वो ग्रेविटी वाले को बैलेंस कर जाएगा। बट द थिंग इज कि नाउ ड्यू टू व्हील्स ऑफ द टॉय कार, व्हील होने की वजह से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अपोजिंग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इतने तगड़ी तरीके से फोर्स ऑफ पुश को नहीं रोक पाएगा, तो इसकी वजह से जो आपका कार है वो मूव कर जाएगा। इज मच लेस हियर, द फोर्स ऑफ अवर पुश इज देयरफॉर ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, सो दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर, दस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टॉय इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि भाई जब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ पुश, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट कि आपकी जो गाड़ी है वो मूव कर जाएगी। तो मतलब कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होने वाला है। देयर इज अ नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉय कार, हमेशा एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स टॉय कार पर एक्ट करेगा, विच मेक द कार मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से जो कार है वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन से कहां चली जाएगी, जल्दी बताओ कहां पहुंचेगी, वो पहुंच जाएगी सीधा मोशन में। तो द टॉय कार मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, दस टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, अगर आपको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को किस में लेकर आना है बेटा, मोशन में लेकर आना है, तो आपको उस पर फोर्स ऑफ पुश या फिर फोर्स ऑफ पुल ज्यादा लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए? यस मैम। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आपका अगर फोर्स ऑफ पुश ज्यादा हो गया तो भाई आपका ऑब्जेक्ट रेस्टिंग से मोशन स्टेट में चला जाएगा। व्हेन वी आर होल्डिंग अ सूटकेस अबव द ग्राउंड, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो स्टूडेंट, देखो अनबैलेंस फोर्स है यहाँ पे भी, जब आप सूटकेस को होल्ड कर रहे हो ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, तो आप इजिली उसको होल्ड कर पा रहे हो क्योंकि आपने उस पर अपने शोल्डर से अच्छा खासा फोर्स अप्लाई कर रखा है। अब उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जिसने अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रखा है। बट जैसे ही आपने हाथ से सूटकेस छोड़ा तो आपकी अपवर्ड फोर्स तो चली गई, सिर्फ वहां पे कौन सी फोर्स बची, ग्रेविटी वाली बची, जिस ग्रेविटी फोर्स ने उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचा, इस वजह से जो आपका सूटकेस था वो धड़ामधनी नीचे से गिरा। तो नाउ इफ वी रिलीज द सूटकेस फ्रॉम आवर हैंड देन द अनबैलेंस फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी एक्ट ऑन इट एंड द सूटकेस फॉल्स ऑन द ग्राउंड। इन दिस केस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस मोशन इन द सूटकेस। इसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे क्या स्टूडेंट, मोशन आया सूटकेस में। जैसे कि आप यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये आपके पास सूटकेस था बेटा, this is the suitcase you are handling here। अब ये किसी बंदे ने यहाँ से ऐसे होल्ड कर रखा था, ठीक है, तो someone is holding it। तो अब हम देखेंगे इसमें नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ लग रही है आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो किधर लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। कहाँ लग रही है बेटा ये आपकी डाउनवर्ड लग रही है। हाँ, फिर स्टूडेंट यहाँ पर आपकी ये जब आप ऊपर से पकड़ लो तो ये अपवर्ड फोर्स भी है, होल्ड जो आपने कर रखा है ये अपवर्ड फोर्स हो गई, जो आपने होल्ड की वजह से आ रही है, होल्डिंग की वजह से आपकी अपवर्ड फोर्स आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, एक मिनट,
अब जैसे ही आपने इसको छोड़ा, जैसे आपने इसको ड्रॉप किया तो वो एकदम से नीचे आएगा। एकदम से नीचे आने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस सूटकेस ने मोशन किया। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, आपकी अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बैलेंस फोर्स जब तक रहती है जब तक वो उस बंदे के हाथ में रहता सूटकेस। समझिए वाला पॉइंट? यस मैम। सो अगेन इन अ टग ऑफ वॉर, ऐसे कर टग ऑफ वॉर की बात करें, टग ऑफ वॉर आपको पता है ना, वैन दो टीम्स होंगी, वो एक रोप पकड़ रखी होगी उन्होंने, एंड दे पुश ईच अदर। अब आप देखो, अगर कोई एक टीम रोप छोड़ दे तो दूसरी टीम गिर जाएगी उधर साइड को। इसका मतलब कि उधर साइड फोर्स था बट वहां पे एक अनबैलेंस फोर्स हो गया, इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इक्वल फोर्स लगता तो रोप हिलती नहीं, बट जैसे ही एक बंदे ने फोर्स कम करी, एक टीम ने फोर्स कम करी, तो सारी टीम उधर साइड गिरी, है ना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, हमने वहां पे यही चीज ऑब्जर्व करी कि आपकी रोप मूव कर गई बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि रेस्टिंग वाली स्टेट से वो चीज मोशन में चली गई। तो इन अ टग ऑफ वॉर इफ वन ऑफ द टीम सडनली रिलीज अ रोप, अगर टग ऑफ वॉर में एक टीम जो है वो सडनली रोप को छोड़ देगी एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द अदर टीम, तो एक अनबैलेंस फोर्स होगी स्टूडेंट, वो टीम पर एक्ट करेगी, ड्यू टू विच इट फॉल्स बैकवर्ड। सो इन दिस केस एन अनबैलेंस फोर्स रिजल्ट इन द मोशन ऑफ द वीकर टीम अलॉन्ग विद रोप दे आर होल्डिंग। तो समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। इट इज क्लियर दैट व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। तो हम यहाँ से एक चीज क्लियरली निकाल पा रहे हैं कि भाई अगर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन करती है, दैन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी। तो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक अनबैलेंस फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को भी रोक सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन इट व्हिच ब्रिंग द बॉल टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। आपको पता है स्टूडेंट, मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर कोई बॉल आपकी ऐसे मूव कर रही है सरफेस पर और अगर वो सडनली रुक जाए तो कैसे रुक गई स्टूडेंट, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर लगा, जिससे मूविंग बॉडी रेस्ट पर आ गई। तो इसका मतलब किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके जाना, मोशन से रेस्ट में लेकर आना, ये सारा खेल है अनबैलेंस फोर्स का। किसका खेल होगा स्टूडेंट? ये सारा का सारा आपका अनबैलेंस फोर्स का खेल हो जाएगा। इट वाज गैलीलियो हु सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। गैलीलियो थे स्टूडेंट, गैलीलियो वाज अ साइंटिस्ट, आपको पता ही है, जिन्होंने इनर्शिया के बारे में बताया था। तो गैलीलियो ने ये बोला था स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं स्टूडेंट, उन पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर, वो जब भी मूव कर पाती है जब उन पर कोई फोर्स एक्ट ना कर पाती हो। अब आप खुद ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो जाएगा कि एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो हो जाना, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं ना वहाँ पे, तो मतलब वो कौन सी स्टेट में चला गया, वो रेस्टिंग स्टेट में चला गया। तो प्लीज नोट दैट व्हेन वी टॉक ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मीन एन अनबैलेंस फोर्स। जब भी हम लोग किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, किसी भी फोर्स की बात करेंगे तो हम अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में जा ही नहीं पाता है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर ही रह जाता है। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? जल्दी से बताइए, आप समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम किसी फोर्स की बात करेंगे तो हम अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब आप खुद सोचो, बैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट ही जीरो होता है, और जब फोर्स का रिजल्टेंट ही जीरो है स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपके न्यूटन के लॉज। जो देखो हमने यहाँ से फोर्स वाला पार्ट कवर कर लिया, हमने यहाँ से टाइप्स ऑफ फोर्सेस को कवर कर लिया। अब हम लोग क्या कवर करेंगे बेटा, अब हम लोग कवर करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, सेकंड लॉ को एंड थर्ड लॉ को। देन आपका ये चैप्टर वन शॉट में भी खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो क्या कहता है, जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग इनर्शिया को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखिए, न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। हम सभी जानते हैं सर आइजैक न्यूटन को, जिन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन को दिया था स्टूडेंट। दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन लॉज ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द स्टेट ऑफ मोशन एक्वायर्ड इन इट। देखो, ये न्यूटन के लॉज बता के रहे थे। पहली बात तो न्यूटन के लॉज क्या कर रहे थे स्टूडेंट, ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे बिटवीन द, ये जो डेफिनेशन हमने दी थी फोर्स की, एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द स्टेट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय इट। मतलब कि आप जब आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो बॉडी है वो उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो मोशन में गई, रेस्ट में गई, इन सब चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते थे न्यूटन अपने लॉज के थ्रू। वही उन्होंने किया। आपको पता है न्यूटन के पहले लॉ ने क्या बताया कि भैया कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी।
ये बताया न्यूटन के पहले लॉ ने, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बताया कि भैया जो आप इतनी देर से फोर्स की बात कर रहे हो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मेजरमेंट सीखा हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से। फिर दूसरा सेकंड लॉ ने हमें बताया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। फिर थर्ड लॉ ने हमें बताया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आप पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को अप्लाई करेगी। इसी लॉ को बोला गया था एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर ही रहेगी अगर वो रेस्ट पर है, और एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब तक आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो बॉडी ना तो रेस्ट से मोशन में जाएगी और ना ही मोशन से रेस्ट में जाएगी। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ। समझ गए? दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इट शुड बी नोटेड दैट बाय सेइंग एक्सटर्नल फोर्स बिफोर वी मीन फोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो बॉडी के बाहर से जो फोर्स उस पर लग रही है। तो सपोज अब एक बात बताओ, एक टेबल है, उस टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, उस टेबल के ऊपर बेटा एक बुक पड़ी हुई है और वो बुक पड़ी हुई है, जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं जब तक वो वहां से हिलेगी नहीं। इसका मतलब कि वो न्यूटन के पहले लॉ को फॉलो करिए। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर, ओके, जस्ट आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं खड़ी हूँ, मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रही हूँ, मैं रेस्ट में रहूंगी जब तक मुझ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए, है ना। अब जैसे एक बुक है, वो तो बुक पड़ी है ना, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रही है, मतलब कि फॉलो कर रही है कि भैया अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही है, या अगर मैं यहाँ से ऐसे चल रही हूँ तो मैं चल ही रही हूँ, मैं मोशन में हूँ, क्योंकि मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अप्लाई क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। समझ गए? तो सपोज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, इट इज एट रेस्ट। अगर एक बुक टेबल पर पड़ी है तो वो किस में है स्टूडेंट, वो रेस्ट पर है। द बुक विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ। बुक खुद से तो मूव करेगी नहीं, उसके पैर तो नहीं लग रहे, अरे आज से मैं उस टेबल पर घूम के आती हूँ, तो दैट इज इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। तो इसका मतलब वो रेस्टिंग स्टेट से मोशन में खुद से तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो कौन लाएगा उसको रेस्टिंग स्टेट से मोशन में? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जाए, मतलब कि उस बुक को या तो उठा के कहीं और रख दो। सो इट कैन चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली when compelled by the force of our hand, that is when we lift the book from the table, thus the position of the rest of the book has been changed by the external force of our hand, and this observation support the first part of the first law of motion. तो मतलब कि ये एक पार्ट को तो सपोर्ट कर गया, मतलब कि आपका लॉ क्या था, लॉ ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। लेट मी चूज द कलर, कौन सा लूँ यार आज मैं, चलो इससे लिख लेते हैं। आप बोलेंगे मैम हमें तो आपके कलर चूज भी पता चल चुके हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? एन ऑब्जेक्ट is when object is at rest it will remain at rest. It will remain at rest. किस पर रहेगा स्टूडेंट? वो आपका रेस्ट पर ही रहेगा। It will remain at rest and when object is in motion it will in motion. It will remain at motion, in motion until the external force applied on it. ठीक है, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो आपने पहला पार्ट तो यहाँ से सपोर्ट कर ही दिया, जहाँ पे आपने बोला कि एक बुक अगर टेबल पड़ी हुई है तो वो टेबल पर ही रहेगी जब तक आप उसको अपने हाथ से मूव नहीं कराएंगे। तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट अ रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब आते हैं इनर्शिया पे। व्हाट इज इनर्शिया? क्योंकि इनर्शिया समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इनर्शिया समझ में नहीं आया तो आपको फर्स्ट लॉ भी नहीं चमकेगा। इनर्शिया, देखो इनर्शिया होता है, इनर्शिया इज समथिंग, अगर आप रेस्ट में तो आप रेस्ट में रहना चाहेंगे, अगर आप मोशन में तो आप मोशन में रहना चाहेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पे अप्लाई भी होती है तो आप उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। द टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट, इन अ रेस्ट एंड द टेंडेंसी टू बी इन मोशन विल बी इन मोशन। ठीक है, ये जो टेंडेंसी है ना आपकी रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पे अप्लाई होती है तो आप उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे। आप बोलेंगे यार मैं पढ़ा हूँ ना आराम से, क्यों हुई तुम्हें दिक्कत हो रही है, मुझे क्यों उठाना है? तो मतलब कि इनर्शिया इज अ द रेजिस्टिविटी of change
आप चेंज नहीं चाहते, जिंदगी में चेंज आना चाहिए बट आप चेंज नहीं चाहते। अगर आप रेस्ट में तो आप रेस्ट में रहना चाहते हैं, अगर आप मोशन में तो आप मोशन में रहना चाहते हैं। दिस इज इनर्शिया। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मान लो मैं आराम से खड़ी हूँ, है ना, यहाँ मैं चेयर पर बैठी हूँ, अगर मुझे कोई उठाने की कोशिश करते हैं तो मतलब हम उठते नहीं जनरली, अरे भाई मत उठाओ ना, मतलब कि हम इनर्शिया वहाँ पे शो करें। मतलब कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं रेस्ट में रहना चाहती हूँ, तो ये जो मेरी टेंडेंसी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आई चीज़? तो अब आप खुद सोचो ना एक चीज़ को कि लॉ ऑफ, मतलब कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो किस में है, मोशन में है, वो मोशन में रहेगा। तो अभी आप देखना लॉ ऑफ इनर्शिया को हम क्यों बोलते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरीबॉडी हैज सम इनर्शिया। तो न्यूटन के पहले लॉ ने ये चीज रिकॉग्नाइज करी कि सब, हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है। फिर हमने ये चीज सोचा कि यार ये इनर्शिया ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई कोई भी बॉडी चेंज को रेजिस्ट करेगा, वो इनर्शिया होता है। बट द थिंग इज कि हम इस इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट वहीं से हमने कॉन्सेप्ट निकाला, क्या, इनर्शिया का रिलेशनशिप हमने निकाला मास पर। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो इनर्शिया होता है वो मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने ये चीज भी वहां से देखी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। इट मीन्स कि अगर आप किसी हाथी को ऐसे चलाने की कोशिश करोगे, रेस्ट से मोशन पे लाने की कोशिश करोगे, तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा उस चेंज को, है ना, कि भाई नहीं मुझे नहीं जाना, है ना। और अगर आपका मास कम होगा तो हम ये देखेंगे उसका इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट का उतना ही कम होगा। अब एक माचिस की डिब्बी एक टेबल पे पड़ी, आप एकदम से उठा लोगे तो मतलब कि उसका इनर्शिया कम होने वाला है। तो हमने क्या चीज़ देखा कि अगर आपको इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो जस्ट ओनली आप मास को देखो, मास को देखने के बाद आप इजीली इनर्शिया को कैलकुलेट कर लोगे। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट जिस प्रॉपर्टी के थ्रू जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। सॉरी, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो आपका इनर्शिया है, इनर्शिया इज व्हाट, इनर्शिया इज समथिंग जो आपकी बॉडी, सबके पास इनर्शिया होता है, मतलब आपकी बॉडी चेंज को रेजिस्ट करेगी। इफ यू आर इन अ मोशन दैट यू डोंट वांट टू बी इन अ रेस्टिंग स्टेट, ओके, सो योर बॉडी विल रेजिस्ट इट एंड दिस इज द इनर्शिया, दिस इज द इनर्शिया। तो आप ये चीज देखते हो स्टूडेंट, जो आपकी इनर्शिया होती है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। तो हम यहाँ से क्या चीज देखेंगे बेटा कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी का, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। जितना कम मास होगा उतना ही कम क्या होगा बेटा उसका, उतना ही कम उसका इनर्शिया होने वाला है। ये चीज तो आपको मालूम है, यस मैम ये चीज हमें मालूम है। तो हम यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतनी ही ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जितना ज्यादा आपका इनर्शिया होने वाला है उतनी ज्यादा आपको फोर्स लानी पड़ेगी। अब एक बात बताओ यार, अगर कोई बॉडी रेजिस्ट ज्यादा करेगी तो आप ज्यादा फोर्स लगाओगे ना। अब मान लो अब वो हाथी है ना, उसको उठाएंगे आराम से, बट द थिंग इज कि अगर आप उसको उठाना भी चाह रहे हो तो आपको उसका इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि उसका मास भी बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे। बट एक माचिस की, जो मैंने आपको मैच बॉक्स के बारे में बताया था, मैच स्टिक का जो बॉक्स होगा, आप उसको उठाओगे तो उसको उठाने में इतना वो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि वो उसको फोर्स भी कम लगेगी क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा इनर्शिया उतनी ज्यादा फोर्स, और जितना कम इनर्शिया उतनी कम फोर्स। भाई जो जितना कम रेजिस्ट करेगा उसको, उसके लिए कोई फोर्स थोड़ी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। तो मतलब अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो उसको, आपको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स भी तो देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन उठा कि इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, बट मेरे स्टूडेंट्स को तो पहले से आता है मैम, इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसके थ्रू बेटा, उसके मास के थ्रू। मतलब कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। तो मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन द मास। तो मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अगर आपको किसी भी बॉडी का बेटा इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्शिया पे बार बार बात चल रही है क्योंकि अभी आप देखोगे जो क्वेश्चन होंगे आपके वो यहीं से ही फंसने वाले हैं। ओके, सो इफ अ बॉडी हैज अ मोर मास, हम ये देखते हैं स्टूडेंट, अगर आपकी किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो इट हैज अ मोर इनर्शिया, तो उसमें उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। दैट इज हैवियर ऑब्जेक्ट हैव अ मोर इनर्शिया देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से ये चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो आपके हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे बेटा उनका क्या होगा, ज्यादा इनर्शिया होगा एज कंपेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल है, मान लो मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, आपके पास एक स्टोन है और आपके पास एक बॉल है प्लास्टिक की। तो एक बात बताओ मुझे, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? अब आप सोचेंगे मैम हम कैसे बता सकते हैं? मेरे स्टूडेंट्स हो, बता सकते हो कैसे, कॉन्सेप्ट याद करो जल्दी से। इनर्शिया ज्यादा किसका होता है? जिसका मास ज्यादा होता है। तो स्टोन का मास ज्यादा है, प्लास्टिक बॉल का मास ज्यादा है। स्टोन का मास ज्यादा है तो अगर स्टोन का मास ज्यादा है बेटा तो उसका इनर्शिया भी तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, यस मैम। तो स्टोन हैज अ ग्रेटर इनर्शिया देन अ फुटबॉल इफ वी किक अ स्टोन। अगर हम किसी स्टोन को किक करेंगे तो आप देखेंगे वो इजिली किक नहीं होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है और उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो अगर वो रेस्टिंग स्टेट में है तो वो रेजिस्ट करेगा अपने चेंज को। किक करके तुम उसे मोशन में लेके जाना चाह रहे हो तो इट विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनर्शिया।
तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट वो अपने हाई इनर्शिया होने की वजह से मूव नहीं करेगा। बट इफ वी किक अ फुटबॉल, अगर हम किसी फुटबॉल को किक करेंगे स्टूडेंट तो वो इजिली हो जाएगी किक, क्योंकि स्टूडेंट उसका इनर्शिया होगा कम, सो इट विल मूव अ लॉन्ग वे। दस अ स्टोन रजिस्टर चेंज इन इट्स स्टेट बेटर देन अ फुटबॉल डस। सो अ स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन अ फुटबॉल, सिमिलरली अ क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज। समझ गए? यस मैम। अ क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया बिकॉज इट हैज अ मोर मास, इट इज अ क्वाइट हैवी। अब आप देखो वही, अगर आप किसी दो बॉल को, एक रबर बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल ले लो, तो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा, तो एज सिंपल एज इट, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं या आपके स्कूल के टीचर आपसे पूछें बेटा यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, द वन इज अ स्टोन एंड द वन इज अ पेंसिल, ओके, या वन इज अ बुक एंड वन इज अ पेंसिल, नाउ यू कैन टेल मी के विच वन हैज अ मोर इनर्शिया, सो व्हाट यू विल रिप्लाई हिम, क्या रिप्लाई करोगे? सर अकॉर्डिंग टू माई मतलब के नॉलेज जो मुझे ताजमीन मैम से मिली है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, तो हमें ये चीज़ पता है कि इनर्शिया उन ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा होता है जिनका मास ज़्यादा होता है। सो एज वी कंपेयर द बोथ द ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑन द टेबल, द बुक हैज़ अ मोर मास, सो इट हैज़ अ मोर इनर्शिया। डन, इजी, स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है, अच्छे से आंसर देखाने हैं। मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए कि मैं मार्क्स कट गए इसकी वजह से। कॉन्सेप्चुअल में तो भैया क्लास ही मेरा कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है, समझ गए? कॉन्सेप्ट जिंदाबाद। चलिए, तो स्टूडेंट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, तो इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का वो उसके मास पर डिपेंड करता है। इफ अ बॉडी हैज अ मास ऑफ 1 kg, हम ये देखते हैं, मान लो एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, अनदर बॉडी है जिसका मास है बेटा 20 किलोस। तो मैम अब हमने देखा एक बॉडी है 1 kg की और एक बॉडी है 20 kg की, तो इसका मतलब 1 kg और 20 kg, तो मतलब मास किसका ज़्यादा हो जाएगा? मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो मैम हम देख रहे हैं बी वाली बॉडी का मास ज़्यादा है, तो अगर उसका मास ज़्यादा, और आपसे मैंने पूछा बेटा कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इनर्शिया, तो हम देखेंगे स्टूडेंट जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, मतलब कि ये चेंज को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। ओके, सो then the body having 20 kilogram mass will have a more inertia, it is easier to move a body of a mass 1 kg। तो अब एक बात बताओ ना, 20 किलो का कट्टा उठाने को बोलो और 1 किलो का, तो 20 किलो का बहुत मुश्किल से हिला पाओगे ना कट्टा, क्योंकि भाई उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो अपने चेंज को रेजिस्ट करना, वो रेस्ट में तो रेस्ट पे रहने दो ना उसको। सो बाय पुशिंग इट, बट इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू मूव अ बॉडी ऑफ ए मास 20 किलोग्राम्स बाय पुशिंग इट, इजी पीजी, ओके, क्योंकि उसका ज़्यादा इनर्शिया हो जाएगा। तो आई होप बेटा मैं आपके इस वन शॉट के थ्रू भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना सारी चीज़ें, तो गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इम्प्रूव इट। इफ एनीथिंग कि आपको चीज़ लग रही है कि मैम यू कैन चेंज इट, यू कैन इम्प्रूव इट, आई विल इम्प्रूव इट श्योरली। नेक्स्ट, टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक द बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपको स्टूडेंट इनर्शिया मतलब किसी बॉडी की इनर्शिया को ओवरकम करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ, इट शुड बी नोटेड दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो समटाइम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इफ समथिंग इज एट रेस्ट will be at rest because उसका कुछ ना कुछ inertia होगा, it will resist a change. Now we will now consider the second part of the first law of motion, which says that body in uniform motion will continue to move unless a force compel it to change its state of uniform motion in a straight line. At first sight it would be appear to be wrong that a body moving at a uniform speed in a straight line will continue to move forever without coming to rest. एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो क्या ऐसा होगा कि वो हमेशा मोशन में रहेगी? इज इट पॉसिबल? नो, इज इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज द थिंग इज दिस कि जो आपकी जैसे विंड है, क्या आपकी विंड है, तो विंड में हम लोग क्या देखते हैं कि वो रेजिस्ट करेगी। मान लो एक आप देखते होंगे कि जब आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप देखते हैं आपके मुंह पे बहुत तेज हवा पड़ती है, क्यों? कि फोर्स लग रहा है ना, वहां से विंड एक फोर्स लगा रही है आपके ऊपर। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई अगर बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, वो जब मोशन में रह सकती है जब कोई और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, मान लो विंड का रेजिस्टेंस नहीं हो, है ना, फ्रिक्शन ना हो वहां पे, उस केस में आपकी जो बॉडी है वो मोशन में ही रह सकती है। बिकॉज इफ यू स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल विच इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, द बाइसिकल डज नॉट गो ऑन मूविंग फॉर एवर, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आप उसको पेडलिंग कर रहे हो, तो आप देखते हो जब आप कंटिन्यूसली पेडलिंग करे जा रहे हो तो वो चले जा रही है, जब आपने रोक दी करनी, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो साइकिल रुक जाएगी। ऐसा थोड़ी है मैडम पहिए मारते जा रहे हैं बट फिर भी नहीं रुक रही है, हाँ ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल भी। सो इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। द मूविंग बाइसिकल हैज बिकम कंपेल्ड टू चेंज इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एयर। अब क्या हुआ, अब वो मोशन में थी, बट यहाँ पे जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया स्टूडेंट, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपकी जो साइकिल है अब वो मूव होनी बंद हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन। इफ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो एंड नो फ्रिक्शन टू अपोज द मोशन ऑफ अ बाइसिकल, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ मूविंग बाइसिकल वुड गो ऑन मूविंग फॉरएवर, इट वुड नॉट स्टॉपिंग बाय इटसेल्फ। तो भाई ये कहना तो मुश्किल है, मतलब कि गलत ही हो जाएगा कि अगर एक मोशन है तो वो मोशन में रहेगी, क्योंकि
अगर कोई एक्सटर्नल, देखो हमेशा किसी ना किसी चीज़ का रेजिस्टेंस तो रहेगा, जैसे कि एयर का रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस, बट द थिंग इज अगर ये रेजिस्टेंस हटा दिए जाए, ठीक है, ये जो फोर्सेज अगर इनको हटा दे, तब उस केस में आपका वो जो पहला लॉ का सेकंड पार्ट है वो सही चला जाएगा। हाँ, तो क्या आपको दोनों लॉज के मतलब फर्स्ट लॉ के दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं? तो सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रजिस्टर चेंज इन इट स्टेट ऑफ अ रेस्ट। तो अब हम देखेंगे कुछ हमारे एवरीडे लाइफ में भी इनर्शिया वाली एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। व्हेन अ हैंगिंग कार्पेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। आपने देखा स्टूडेंट, जब आप किसी हैंगिंग पार्टिकल को, मतलब हैंगिंग कारपेट को, आपने कारपेट लिया और उसको आपने लटका दिया, जब आपने उसको पीटना शुरू किया तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट के जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के वो बेटा बाहर आ जाते हैं। हाँ, तो दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव्स एंड टू एंड फ्रो स्लाइटली बट द डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया एंड हैंस सेपरेट फ्रॉम द कारपेट। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अभी तक वो आराम से थे, ठीक है, अभी तक वो आराम से कारपेट पे चिपके हुए थे, कहीं निकल रहे थे, ऐसा थोड़ी था अरे मैम, मतलब कारपेट को आपने जब स्टिक से पीटना शुरू किया वो नहीं निकल रहे थे, मतलब जब तक आप नहीं पीट रहे थे तो वो ऐसे ही पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका रेस्टिंग स्टेट में, वो इनर्शिया में है अपने। हाँ, वो किस में स्टूडेंट, वो अपने इनर्शिया को फॉलो कर रहे हैं। अब द थिंग इज जैसे आपने उसको पीटना शुरू किया कारपेट को, तो कारपेट तो इधर से उधर मूव करेगा एंड जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। समझ गए वाला पॉइंट? समझ गए नहीं समझ गए? चलो नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट, जैसे कि आपका वी हैव सीन दैट व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। आपने किसी ऑब्जर्व करोगे, जब आप बस में बैठते हो या फिर ट्रेन में बैठते हो तो या कार में, तो जब गाड़ी एकदम से चलती है तो आपको एक बैकवर्ड झटका लगता है, नहीं लगता है? बताओ क्यों? क्योंकि आप उस टाइम रेस्टिंग स्टेट में थे, तो आपकी बॉडी रेस्टिंग में रहना चाहती है, उस चेंज को मना कर रही है, जो मोशन में आने चाह रही है ना। अब जो बस कार जिसमें आप बैठे वो तो मोशन में जाने वाली है, वो चलने वाली है, बट आपकी बॉडी तो रेस्ट में थी ना उस टाइम पे, तो वो पीछे को झटका क्यों लगा? क्योंकि आपकी बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट कर रही है। तो दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन एट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट इवन व्हेन द कार और बस हैज स्टार्ट मूविंग। सो व्हेन अ रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर जॉग फॉरवर्ड। और आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब कोई चलती हुई गाड़ी रुकती है, कोई चलती हुई गाड़ी स्टूडेंट जब रुकती है तो हम वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपको एकदम आगे की तरफ एक धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप उस टाइम मोशन में थे, आप मोशन में थे, गाड़ी चल रही थी, आप भी मोशन में, आपकी बॉडी मोशन में थी, बट जैसी गाड़ी एकदम से सडनली रुकी तो आपकी बॉडी एकदम से रेस्टिंग स्टेट में आ गई। और आपको पता है एकदम से स्टेट चेंज हुई, मोशन से रेस्टिंग स्टेट, तो मतलब कि आपकी बॉडी का इनर्शिया, वहाँ पे इनर्शिया है ना, इनर्शिया हर बॉडी का इनर्शिया होता है, मतलब अगर वो मोशन में थी वो मोशन में रहना चाह रही है तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है। वो चेंज हमें कैसे दिखता है? जब आपकी बॉडी आगे को जाती है। समझ गए? सो passengers tend to remain in their state of motion even though the car or bus has come to rest. Easy? Yes. चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे स्टूडेंट हम लोग। द सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड। अब आप देखते हो कि वो सीट बेल्ट्स क्यों मिले हैं बेटा, यहाँ से एक बहुत अच्छी सीख भी मिलती है कि सीट बेल्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। आपको सीट बेल्ट्स मिले ही इसलिए हुए हैं क्योंकि सीट बेल्ट्स के थ्रू क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम से आगे जॉग नहीं करेगी और इसकी वजह से आपको कोई फर्दर चोट भी नहीं लगेगी। दैट इफ अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली ड्यू टू सम इमरजेंसी देन द पैसेंजर्स आर नॉट थ्रोन फॉरवर्ड वॉलेंटली एंड द इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड। तो इफ अगर कार सडनली रुक भी गई, क्या इफ अगर कार सडनली रुक भी जाएगी बेटा, तो हम वहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? हम वहाँ से यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो पैसेंजर होगा उसको हर्ट नहीं होगा, क्या पैसेंजर को चोट नहीं लगेगी। व्हेन अ कार और बस, अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो जैसे हम साइकिल चलाते हैं या हम बस में बैठे होते हैं तो जब वो ऐसे शार्प टर्न लेती है तो हम भी तो ऐसे बेंड कर जाते हैं, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर बेंड नहीं किया तो ऐसा क्या होगा स्टूडेंट, आप तो अभी स्ट्रेट लाइन मोशन में थे, ठीक है, तो आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन को ही फॉलो कर रही थी नहीं कर रही थी। अगर आप ऐसे रहोगे स्टूडेंट तो ऐसे तो आदमी सीधा ही जाएगा, मतलब टर्न तो ऐसे लेना था, मान लो साइड में नाली हो, कुछ भी हो सकती है, तो आप तो सीधा उसमें जाके पड़ोगे, बट ऐसा नहीं होता। जब हम ऐसे टर्न आता है तो हम एक शार्प टर्न लेते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। क्या? इनर्शिया की वजह से, बिकॉज ऑफ अवर इनर्शिया वी टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या थी, स्ट्रेट लाइन में चलने वाली थी। तो इट्स डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस बिकॉज, तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, इसलिए हम एक शार्पली टर्न भी लेते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज़ मालूम है स्टूडेंट, किसी मूविंग बस में से कूदना क्यों डेंजरस होगा? क्योंकि स्टूडेंट द जंपिंग मैन हु इज मूविंग विद द हाई स्पीड ऑफ द बस वुड टेंड टू रिमेन इन मोशन इवन ऑन फॉलिंग टू द ग्राउंड, क्योंकि वो मोशन में था, मूविंग बस में वो मोशन में था। जब वो टूटेगा कह रही हूँ, सॉरी, जब वो गिरेगा बस में से या कूदेगा वो बस में से, तो वो एकदम से रेस्टिंग स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका खुद का कोई इनर्शिया होगा, वो मोशन में ही रहेगा। सो इवन ऑन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एंड गेट हर्ट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ग्राउंड। समझ गए वाला पॉइंट? सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इट सेज दैट के अब यहाँ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें एक डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स के थ्रू आप किसी
रेस्टिंग बॉडी को मोशन में ला सकते हो, मोशन वाली बॉडी को रेस्टिंग में लेके जा सकते हो। तो ये एक ऐसा चेंज है। तो फोर्स के थ्रू तो कर पा रहे हो आप ये सारा काम। तो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस व्हिच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन अ बॉडी। अब आपको पता है स्टूडेंट एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास दिस इज द स्पीड हियर एंड दिस इज द टाइम हियर। तो आप देखोगे टाइम बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है गाड़ी की। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो इज एक्सेलरेशन है ना, गाड़ी एक्सेलरेटेड है, जब भी तो हम बोलते हैं कि स्पीड बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। अब द नेक्स्ट थिंग रिटार्डेशन इज व्हाट, कि आपका टाइम तो बढ़ रहा है बट आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही है इन द सेंस कि कम हो रही है। तो टाइम के साथ साथ आपकी स्पीड कम हो रही है। तो इसका मतलब अब ये एक्सेलरेशन का उल्टा है, मतलब गाड़ी अब आपकी रुकने वाली है, मोशन से रेस्टिंग स्टेट में आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिखेंगे तो दिस विल बिकम द रिटार्डेशन। तो किसी भी बॉडी को मतलब कि फोर्स, आपकी फोर्स लगाने से बॉडी एक्सेलरेशन में भी जा सकती है और रिटार्डेशन में भी आ सकती है। फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स जो होती है बेटा आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आप देखेंगे एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना फोर्स एक्सेलरेशन भी कर सकता है और रिटार्डेशन। और आपको पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करती है किस पे, वेलोसिटी पर। समझ गए। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इजी। वेक्टर क्वांटिटी जो बच्चे नहीं जानते बेटा, लेट मी रिवाइज यू। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, और जिसका क्या होता है आपका डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मतलब आप खाली साइज लिखकर नहीं निकल सकते, मतलब खाली मैग्नीट्यूड लिखकर वहां से नहीं निकल सकते, आपको डायरेक्शन को भी वहां पे बताना होता है। मतलब लाइक यू आर टेलिंग कि मैम आई एम अप्लाइंग, आई एम एक्सर्ट अ फोर्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट, इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, समझ के। तो मतलब कि ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और फिर आप साइज बता दीजिएगा, मान लीजिए मैं 25 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू, अब आते स्टूडेंट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, जो आपको बताता है कि इफ द बॉडी इज इन अ रेस्टिंग स्टेट देन इट विल बी इन अ रेस्ट एंड इफ इन मोशन इट विल बी ऑन इन अ मोशन। समझ गए, अनटिल, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इजी। अब आते हैं बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ पे। अब देखो इतनी देर से फोर्स 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 कर रखा है, फोर्स को कैलकुलेट कैसे करोगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट द फोर्स। तो आपको पता है स्टूडेंट फोर्स को कैलकुलेट करना हमें कौन बताएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट इज दिस के आपने फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में जो ये फॉर्मुला आता है F इज इक्वल्स टू ma, तो ये रिलेशनशिप कहाँ से है, एस्टैब्लिश हम करेंगे रिलेशनशिप यहाँ से। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपको ये चीज़ मालूम है, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, मतलब कि मैं आपको कुछ कंडीशंस देती हूँ। कंडीशन ये है कि कोई एक हैवियर ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, ठीक है, और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है। इजी, ठीक है, समझ में आने पर एक हैवियर ऑब्जेक्ट मोशन में है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है मोशन में, ठीक है, और ये बहुत ही तेज़ स्पीड से है, दोनों ही बहुत तेज़ स्पीड से। मान लो कोई बंदा इनसे टकरा गया, तो मेरे को ये बताओ हाईली इंपैक्ट कहाँ पर होगा, हाई इंपैक्ट कहाँ पर होगा। अब आप बोलोगे मैम हाई इंपैक्ट होगा हैवियर ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि जब वो टकराएगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है, इट कैन बी फैटल एज वेल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई इंपैक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट होगा। अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टूडेंट के कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, बट वो मोशन में नहीं है, वो अभी रेस्टिंग स्टेट में, और कोई चीज़ उनसे आके टकरा गई, तो आप बोलोगे मैम इंपैक्ट तो होगा, बट इतना इंपैक्ट नहीं होगा जितना वो मोशन में था। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है, हम यहाँ से एक चीज़ निकाल रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ निकाल रहे हैं कि जो आपका हैवियर ऑब्जेक्ट होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट है और आपका मोशन में है, हैवियर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड, तो हम ये चीज़ देखेंगे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, मतलब कि मास और वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई, क्या किसी भी चीज़ की अगर मास भी ज़्यादा हो गया और वेलोसिटी भी ज़्यादा हो गया, तो मतलब कि एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट उस बॉडी का आ सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मतलब मास और वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट क्या निकालेंगे, बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप को, एक न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलेंगे मोमेंटम। क्या, मोमेंटम। तो हम ये देखते हैं बेटा जो मोमेंटम होता है आपका, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो जितना ज़्यादा मास, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल्स टू mv, क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट हम लोग इसको, P इज इक्वल्स टू mv। तो मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मोमेंटम जितना भी ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट, उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक बात खुद बताओ, मोमेंटम ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट का मास भी ज़्यादा है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ज़्यादा है। अगर वो मोशन में उसको रोकना चाह रहे हो या फिर उसको रेस्टिंग स्टेट से मोशन में निकालना चाह रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा हैं स्टूडेंट, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको उस पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो यहीं से तो मोमेंटम निकल के आता है। तो स्टूडेंट, तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कि फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी यहीं से आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि लेट्स से कि आपके पास कोई एक ट्रक था,
ठीक है, और उस ट्रक का कुछ मास था और उस ट्रक की पहले कोई वेलोसिटी थी। फिर जब उसने चलना शुरू करा तो उस ट्रक का मास तो सेम ही रहने वाला है, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी वहाँ पे। तो मतलब उसका एक मोमेंटम था P1 और एक उसका मोमेंटम था P2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है कि जो आपका फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चेंज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम तो आपको समझ में आ गया, मोमेंटम होता है मैम मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम यहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूँ। ओ ये क्या हो गया, अरे भैया रुक जाओ, डिलीट कर दो, क्या आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि मान लो सपोज देयर इज ऑब्जेक्ट जिसके पहले कुछ मास था, मतलब मास तो मास ही रहेगा क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं। तो उसका कोई मोमेंटम था, ठीक है, उसका कोई मोमेंटम था P1, ठीक है, या इनिशियल मोमेंटम था उसका। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m/2, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, तो mu हो जाएगा उसका इनिशियल मोमेंटम। फिर उस बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, उसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। वेलोसिटी बढ़ गई होगी ना उस गाड़ी की। तो आप मान लो अगर मैं यहाँ से फोर्स का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहती हूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स इज चेंज इन द मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द मोमेंटम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंम आपको पता है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में निकालते हैं। जब हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे बाय टाइम, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आपका ये हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है m दोनों में कॉमन है तो m हम बाहर निकाल लेंगे, और v माइनस यू अपॉन टी अंदर रहेगा। क्या मैंने आपको एक ऐसा रिलेशनशिप पढ़ाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था v माइनस यू अपॉन टी किसी के इक्वल होगा, तो यस पढ़ाया था। क्या था वो था स्टूडेंट v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू होता है बेटा एक्सेलरेशन। क्या होता है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। मतलब कि अगर मैं इस जगह पर एक्सेलरेशन डालूंगी तो क्या किसी को बुरा लगेगा, नहीं मैम। तो मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ma, यस मैम ma। तो मतलब आपको पता है अब यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा KMA, बट हमने यूनिट इस तरीके से सेट करी है कि इस k की वैल्यू हो गई 1। तो हम ये देखते हैं k की वैल्यू 1 होने की वजह से, तो 1 वैल्यू डालोगे तो 1 की मल्टीप्लाई में तो ये रहेगा ना, तो F इज इक्वल टू ma। तो ये जो रिलेशनशिप है ये यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि मैम जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, जितना ज़्यादा चेंज निकल के आएगा बेटा उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका जो मास, आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, F अपॉन m करके। देखो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, मास को फोर्स के अपॉन में ले जाओ। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन और फोर्स का एक रिलेशनशिप हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके होते हैं, बट एक्सेलरेशन और मास जो होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, और जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना कम मास। तो यहाँ से एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, डोंट वरी। चलो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इनका एजेंडा क्या था, इसका एजेंडा था सबसे पहले कि फोर्स को आप कैसे मेजर करोगे। तो स्टूडेंट फोर्स को आप मेजर करोगे थ्रू दिस फॉर्मूला कॉल्ड F इज इक्वल्स टू ma। दूसरा इनका एजेंडा था कि आप फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कैसे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करोगे। तो ये उनका रिलेशनशिप था जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द relationship established by the second law of Newton. Done? चलो, तो according to second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act. समझ गए? Yes ma'am. तो the rate of change of momentum of a body can be obtained by dividing the change in momentum by time taken. देखो आप इस तरीके से मैंने भी ये किया। चलिए, तो स्टूडेंट आपको पता है कंसिडर बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी ले लीजिए जिसका मास m है और उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी u, और उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर भी p1 pi इज इक्वल्स टू mu। फिर स्टूडेंट उसी बॉडी का सपोज द फोर्स F एक्ट ऑन द बॉडी, तो मान लो इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही थी फॉर द टाइम t, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मतलब कि उसका p फाइनल हो जाएगा mv। तो द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी mv। नाउ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज mv माइनस mu। तो हम ये देखेंगे जो चेंज होगा वो क्या होगा आपका mv माइनस mu। आपको पता है चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन t, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t, और v माइनस u अपॉन t विल बी एक्सेलरेशन। समझ गए? यस मैम। चलें
तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आपका आपका ये जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो F इज इक्वल टू ma। दस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कि जो इन दोनों का मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा वही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा मास और एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी का उतना ही ज्यादा आपकी फोर्स हो जाएगी, एंड इट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका द रिलेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into a कैन बी टर्न्ड इनटू एन इक्वेशन। जब आप कांस्टेंट डालोगे यहाँ पे और k की वैल्यू 1 होने की वजह से तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू ma। हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे इस पर। यस मैम। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। हम ये देखते हैं जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव अस द मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड मास। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma। समझ गए? एंड नाउ आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फोर्स एंड मास। ओके डन? यस मैम। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव रिलेशन दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्टूडेंट, जो आपका एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्स के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द बॉडी। आपको पता है इफ द मास इज मोर देन द फोर्स एक्सेलरेशन विल बी लेस। हाँ समझ गए? यस मैम। चलिए, तो स्टूडेंट सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी देयरफॉर इफ अ मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, अगर मान लो मास जो है बॉडी का वो डबल है तो एक्सेलरेशन हाफ होगा। फॉर श्योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक्सेलरेशन विल बी हाफ। एंड इफ द मास इज हाफ, अगर आपका मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, आपका डबल हो जाएगा। मोर ओवर सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी इट मीन्स दैट इट विल ईजियर टू मूव अ लाइट बॉडीज। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, जो आपकी लाइट बॉडीज होती हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि आपका अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। क्या? अगर आपका मास कम है तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा है। और आपको पता है इसलिए तो हम लोग लाइट बॉडीज को इजीली मूव करा लेते हैं, क्योंकि मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा। समझ गए? और जिनका मास ज्यादा होता है बेटा उनका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। अब हमें ये चीज पता है स्टूडेंट कि आपका F इज इक्वल टू ma निकल कर आया है ना, F इज इक्वल टू m इंटू a। तो F इज इक्वल टू मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका मास हो जाएगा किसमें, kg में। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और ये आप इक्वल हो जाएगा न्यूटन के, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये न्यूटन के इक्वल हो जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो हो जाएगी आपकी न्यूटन हो जाएगी। या तो आप ये लिख लो या फिर आप न्यूटन लिख लो, तो न्यूटन ही लिख लो, ईजी है लिखना। तो अ न्यूटन इज द फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ अ, तो न्यूटन एक ऐसी फोर्स है स्टूडेंट जब वो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है जिसका मास है 1 kg का, जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। तो 1 न्यूटन भी आपको यहाँ से पता चल गया। 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स। 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है और उस बॉडी का मास कितना है 1 kg है और वो कितने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर पा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे आप वैल्यू वगैरह डालोगे स्टूडेंट तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आता है आपका 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब आप F के लिए कौन सी यूनिट करोगे बेटा, फोर्स का इस्तेमाल करोगे। तो इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ 1 न्यूटन फोर्स वी शुड होल्ड अ वेट ऑफ 100 grams on our outer palm. The force exerted by 100 gram weight of a palm is approximately equal to 1 Newton. The first law of motion discussed earlier in fact a special case of the second law of motion. हम ये देखते हैं जो हमने अभी फर्स्ट लॉ डिस्कस किया है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही स्पेशल केस होता है, बिकॉज व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, क्योंकि हम देखते हैं जब आपका अप्लाइड फोर्स जीरो होता है बेटा तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो रेस्ट में, तो रेस्ट में ना है या नहीं है, तो मतलब कि आपका अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो आपका एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा। मतलब कि बॉडी जो है वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, या यूनिफॉर्म में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। देखो ना आप, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो देन द फोर्स विल बी जीरो। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल्स टू ma. It should be noted that just a minus sign for acceleration shows the acceleration is acting in a direction opposite to the motion of the body in the same way. आपको पता है स्टूडेंट, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ द साइन है तो मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो मोशन से रेस्टिंग स्टेट में जा रही है। तो मतलब कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू द मोशन लग रहा है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता है तो मोशन में ही जाती है ना गाड़ी, बट आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है कि गाड़ी रुक रही है।
मतलब जिधर साइड मोशन हो रहा है उसका अपोजिट साइड पर फोर्स लगेगी. एंड इफ अ माइनस साइन कम विद द फोर्स इट विल इंडिकेट दैट द फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट विच द बॉडी इज मूविंग. सो जस्ट एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट मूविंग बॉडी. तो स्टूडेंट जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है उसमें फोर्स नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि स्टूडेंट वो आपकी अपोजिट, मतलब अगर बॉडी की जहां पर भी बॉडी डायरेक्ट जिस भी डायरेक्शन में मूव करी उसके अपोजिट लगती है आपकी फ्रिक्शन फोर्स. हाँ, समझ में आई चीज? यस मैम. तो अब आते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब इतना पढ़ लिया मैम कि F = ma होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप यहीं से निकल कर आता है. हम बताते हैं कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन एंड जो आपका एक्सेलरेशन है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास. तो अब यहाँ से हम एप्लीकेशन भी देखेंगे. तो इन ऑल दीज केसेस सम टेक्निक और अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ फास्ट बॉडी मोर जेंटली. अब आप देखते हैं स्टूडेंट कि आप न्यूटन के सेकंड लॉ से एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. आपने मोमेंटम का आइडिया इसी लॉ से लिया है, सेकंड लॉ से, कि मोमेंटम क्या है मैम? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. तो वही आपका मोमेंटम होता है. तो अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंटम कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो वही हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ से सीखते हैं. तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हो जाएगा वो आपको क्या बताएगा? वो आपको यही चीज बताता है कि आप किस तरीके से किसी भी बॉडी का मोमेंटम कम कर सकते हैं सो द इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड, जिसकी वजह से इंजरी ना हो. चलो सबसे तगड़ा एग्जाम्पल लेते हैं. क्रिकेटर को देखा है जब जो फील्डर्स होते हैं तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, वो बॉल को ऐसे होल्ड करते 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 नीचे लेकर आते हैं. क्यों? खुद सोचो क्यों? क्योंकि बॉडी जो थी वो मोशन में थी, आपने एकदम रोक दी तो रेस्ट में आ गई. रेस्ट में आगे नहीं आ गई एकदम से, तो मोमेंटम का चेंज बहुत ज्यादा हो गया. हुआ नहीं हुआ है? तो एकदम से आपको पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो चेंज ज्यादा होगा तो फोर्स भी तो बहुत ज्यादा फील होगा हाथ पे, जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो सकती है. बट नीचे लेकर आओगे तो टाइम बढ़ा रहे हो तुम. अगर टाइम बढ़ा रहे हो स्टूडेंट, टाइम बढ़ाना सिंपल सा केस है. टाइम जैसे बढ़ाओगे तो मोमेंटम कम होता चला जाएगा, मोमेंटम कम होता चला जाएगा, तो हाथ पर फोर्स भी आपको कम फील होगी. तो अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल. आपको पता है स्टूडेंट जो आपका क्रिकेटर होता है वो अपने हाथ को बैकवर्ड लेकर आता है, पीछे की तरफ लेकर आता है. क्यों लेकर आता है वो पीछे की तरफ? जिससे वो क्या कर सके? वो टाइम बढ़ा सके, मोमेंटम कम कर सके. तो दिस डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड, जिससे हाथों को इंजरी ना हो. अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज अ लार्ज मोमेंटम, बहुत ज्यादा मोमेंटम है उसका, समझ गए? वेलोसिटी बहुत ज्यादा. भाई ये छक्का उड़ाया उसने. हाँ, तो इन स्टॉपिंग दिस क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम हैज टू बी रिड्यूस टू जीरो. उसके मोमेंटम को आपको जीरो करना पड़ेगा जब भी आपको फोर्स फील नहीं होगी, वरना अगर फोर्स फील होती है तो वो आपको हर्ट कर सकता है. तो नाउ है ना, क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड ऑन कैचिंग अ फास्ट बॉल, द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ अ बॉल टू जीरो इज इंक्रीज. तो हम ये देखेंगे जो टाइम टेकन है ना उस मोमेंटम को कम करने के लिए वो बढ़ जाएगा. तो ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉल इज डिक्रीज. तो टाइम बढ़ाने की वजह से जो रेट ऑफ मोमेंटम है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा. करना तो है हमें जीरो पे लेकर आना है मोमेंटम को, बट द थिंग इज कि अगर आप एकदम से लेकर आओगे तो भैया इंजरी हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो जाएगा. अगर आप ग्रेजुअली लेकर आओगे स्टूडेंट तो ग्रेजुअली मोमेंटम गिरेगा और आपका जो फोर्स है वो भी कम होता चला जाएगा. एंड ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर, सो द हैंड ऑफ अ प्लेयर डू नॉट गेट हर्ट. इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो हाथ है ना उस बंदे का वो हर्ट नहीं होगा. जैसे आप इस फिगर में भी देख पा रहे, इस बंदे ने क्रिकेट बॉल को पकड़ा बट ये धीरे 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 नीचे लेकर आ रहा है. क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि मोमेंटम को कम तो करना है, मोमेंटम को मैम रिड्यूस तो करना है यहाँ पे. बट द थिंग इज अगर आपने एकदम से मोमेंटम को रिड्यूस किया तो इंजरी हो जाएगी. एकदम से ये नहीं कि पकड़ के रोक दिया, बहुत तेज हाथ दुखेगा. हाँ, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट आपका, इफ हाउएवर अ क्रिकेट प्लेयर स्टॉप अ फास्ट मूविंग बॉल सडनली, अगर किसी क्रिकेट प्लेयर ने सडनली बॉल को रोक दिया तो देन द लार्ज मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी रिड्यूस टू जीरो. जो लार्ज मोमेंटम जो है वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. और ड्यू टू दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल विल बी वेरी लार्ज एंड हेंस इट विल एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन प्लेयर हैंड एंड द प्लेयर हैंड विल गेट हर्ट. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो वो रेट ऑफ चेंज है ना ऑफ द मोमेंटम का, वो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा. एकदम से भैया बहुत तेज स्पीड से आ रही है, आपने एकदम से जीरो पे ला दिया तो मतलब मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया. आपको पता है फोर्स जो होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, अगर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है बेटा तो फोर्स भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी. हाँ, बट अगर आप टाइम बढ़ा रहे हो तो मतलब कि जो आपका मोमेंटम का चेंज है वो मतलब कि धीरे 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 कम होगा, ठीक है, और एकदम से आपको फोर्स भी अप्लाई मतलब कि फील नहीं होगी अपने हाथों पे. समझ गए? यस मैम. चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, द केस ऑफ अ हाई जंपर. हाई जंपर में भी आपने देखा होगा जो लोग हाई जंपिंग करते हैं उनके अराउंड या तो सैंड के बैग्स रखे जाते हैं या फिर मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिससे अगर वो गिरे उस पर तो उनको टाइम लगे फ्लोर से टकराने में, मतलब फ्लोर पे आने में. क्योंकि अगर वो एकदम से फ्लोर पर आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वही चीज़ होने वाली है, इंजरी हो जाएगी. तो ड्यूरिंग एथलेटिक मीट अ हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आफ्टर either a cushion or a heap of sand of the ground to fall upon. This is done to prevent injury of the athlete when he fall down after making a high jump. We can explain it as follows: when the higher
जंपर फॉल ऑन द सॉफ्ट लैंडिंग साइट, तो क्या होगा स्टूडेंट, वहां पे नीचे आने मतलब कि मोमेंटम को चेंज होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। धीरे धीरे चेंज होगा मोमेंटम और टाइम लगता चला जाएगा, और टाइम लगेगा तो मोमेंटम में जो चेंज है वो ग्रेजुअली होगा, जिसकी वजह से फोर्स भी कम हो जाएगी। देन द जंपर टेक अ लॉन्गर टाइम टू कम टू स्टॉप, तो वो एकदम से सडनली स्टॉप नहीं होगा। सडनली स्टॉप हुआ तो मोमेंटम बहुत ही लार्ज होगा, और मोमेंटम ज्यादा लार्ज होगा स्टूडेंट तो फोर्स भी उतना ही लार्ज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो आपको अगर मोमेंटम को कम करना है तो आप धीरे धीरे कम कराओ, और धीरे धीरे कम कैसे करेगा, टाइम बढ़ा दो उस चीज का। अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो जो चेंज है मोमेंटम का वो धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से अगर चेंज इन मोमेंटम रिड्यूस होगा धीरे धीरे तो फोर्स भी आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। Okay, so the rate of change of momentum of the athlete is less due to with smaller stopping force act on the athlete, and if the athlete does not get hurt. Thus the cushion or sand being soft reduce the athlete momentum more gently. और अगर ये soft होंगे दोनों चीजें तो easily जो athlete का momentum है वो डाउन हो जाएगा। If however a high jumping athlete falls from a height onto the hard ground, अगर hard ground पे athlete एकदम से गिरा तो जो momentum था वो एकदम से कम होगा, सडनली कम होगा एकदम से, तो सडनली जैसे वो जीरो पाएगा स्टूडेंट तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। खुद सोचो कोई वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था, अब एकदम से वो वेलोसिटी जीरो हो जाए तो भैया क्या होगा, वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो मोमेंटम विल बी रिड्यूस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत कम टाइम में मोमेंटम एकदम से गिर जाएगा, जिसकी वजह से उस बंदे को फ्रैक्चर भी हो सकता है, इवन इट कैन बी फेटल। ओके, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज ड्यू टू विच इट लार्ज अपोजिंग फोर्स विच एक्ट ऑन द एथलीट, दिस कैन कॉज सीरियस इंजरी टू द एथलीट। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट इसकी वजह से जो एथलीट है उसको सीरियस इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन अ कार। अब आप देखते हो स्टूडेंट सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसलिए तो किया जाता है, दीज डेज ऑल द कार आर प्रोवाइडेड विद द सीट बेल्ट्स फॉर पैसेंजर्स टू प्रिवेंट इंजरीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। अब आप देखो, अब आप एकदम से जब गाड़ी रुकती है, जैसे इन अ कार एक्सीडेंट, अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली, जब एक्सीडेंट होते हैं तो एक फास्ट रनिंग कार एकदम से रुक जाती है, तो ड्यू टू दिस द कार लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जब वो चल रही थी, कोई टाइम था उसका, वो एकदम से रुकी, शॉर्ट टाइम में वो एकदम से रुक गई, तो लार्ज मोमेंटम एकदम से जीरो पे आ गया, जिसकी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा होगी। तो द स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट्स वॉर्न बाय द पैसेंजर ऑफ द कार इंक्रीज द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि वो जो सीट बेल्ट है ना वो टाइम बढ़ा रही हैं, वो क्या कर रही है, उस मोमेंटम को कम तो होना है, उस मोमेंटम को रिड्यूस तो कराना है, बट उसको रिड्यूस कराने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, टाइम ज्यादा ले लो, आप ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कराओ। तो वो जो सीट बेल्ट हैं वो उसको टाइमली मतलब कि टाइम ज्यादा कर दें उस मोमेंटम को रिड्यूस होने के लिए, इसलिए वो वहां पे पहनी जाती हैं। समझ गए नहीं समझ गए, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा, ड्यू टू लार्ज टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पैसेंजर इज रिड्यूस्ड एंड हेंस लेस स्टॉपिंग फोर्स एक्ट ऑन देम, सो द पैसेंजर्स में ईदर नॉट गेट इंजर्ड और एट ऑल और मे गेट लेस इंजरीज, तो कम ही इंजरीज होंगी या फिर नहीं भी हो सकती हैं। इट इज ऑब्वियस दैट सीट बेल्ट्स रिड्यूस द पैसेंजर मोमेंटम मोर जेंटली एंड हेंस प्रिवेंट इंजरीज। तो इसका मतलब जो मोमेंटम होता है, क्या मोमेंटम जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर होता है उसको हर्ट नहीं होता है। तो सीट बेल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया रोल क्या होगा, भैया फिजिक्स लग रही है यहाँ पे पूरी की पूरी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने यहाँ से न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी अच्छे से देख लिया स्टूडेंट, जहाँ पर हमने देखा कि डेली लाइफ में हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जो क्या बोलता है हमें, देयर इज अ एक्शन ऑफ एवरी, देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन का, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देयर इज अ एक्शन, देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर कोई बॉडी जो है, मान लो मैं हूँ, मान लो मैंने किसी के चपत मार दिया, ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसके चपत मारा तो वो मेरे ऊपर भी मारेगा फॉर श्योर, है ना, ऐसा होगा। ओके, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बट हो रहा है। तो ये क्या, मेरा एक्शन था ना वो, तो उसका रिएक्शन आएगा, फॉर सिंपल सी बात है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी किसी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो हम ये देखते हैं वो जो दूसरी वाली बॉडी है वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी पहली बॉडी पर। समझे, इन्हें समझे, जल्दी से बताओ, समझ गए वाला पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पे दो बॉडी इन्वॉल्व होती हैं और दोनों ही बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होती हैं। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली वाली बॉडी पर क्या करने वाली है स्टूडेंट, फोर्स अच्छे से लगाने वाली है। समझ गए, तो समझ में आया स्टूडेंट आपको कि भाई मतलब कि अगर आपको एक्शन कर रहे हो तो देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी थी ए, और उस ए बॉडी ने किसी बी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई किया,
इस ए बॉडी ने इस बी बॉडी पर क्या किया बेटा, एक फोर्स अप्लाई किया। तो जब इस एक ए बॉडी ने बी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो मान लो इसने अप्लाई किया 5 न्यूटन का फोर्स, तो इस बी बॉडी ने भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है। और जो ए बॉडी जो होती है, जो फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पर हम क्या बोलते हैं, जब हमारी फर्स्ट बॉडी जो सेकेंड बॉडी पर फोर्स लगाती है, सेकेंड बॉडी पर जो फोर्स लगाती है बेटा, वो होता है आपका क्या, एक्शन। क्या होता है आपका वो आपका होता है एक्शन। समझ गए वाला पॉइंट? ये नहीं समझे, जल्दी से बताओ। समझ गए? ये होता है बेटा क्या, आपका एक्शन। और जो आपकी सेकेंड बॉडी जो होती है, सेकेंड बॉडी जो आपकी फर्स्ट बॉडी पर, किस पे, सेकेंड बॉडी जब आपकी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है बेटा, तब वो आपका होता है रिएक्शन। क्या होता है? तब वो आपकी फोर्स क्या कहलाती है, रिएक्शन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस, बोथ आर फोर्सेस, ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही आपकी फोर्सेस हैं। फिर हम लोग एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। किस में लगती हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। बोथ एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करती हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस स्टूडेंट कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे आपका। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से कि ये जो एक्शन होता है मतलब इनका कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ओके डन। आइए तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो मतलब कि जो फोर्स एक्सर्टेड है फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं बेटा एक्शन। और जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस। तो ये दोनों क्या होती हैं, ये सिर्फ फोर्सेस ही होती हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, दिस, ये जो फार्मर है आपका, ये जो भी मैन फार्मर जो भी आप इसको बोले, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इस पर क्या लगा रहा है, इस काउ पर क्या कर रहा है, इसको ऐसे पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो जब भी अपनी तरफ ऐसे पुल कर रहा है तो काउ भी अपनी तरफ को उसको पुल कर रही है। तो मतलब कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स इक्वल काउ इसके ऊपर लगा रही है। तो इसका मतलब जितना इसका एक्शन है उतना ही काउ का भी रिएक्शन है। क्या? उतना ही काउ का भी रिएक्शन है। तो दिस, ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट कर पा रही है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, जो क्या कहता है कि अगर कोई चीज एक्शन कर रही है तो देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक्शन और रिएक्शन दोनों ही फोर्सेज होती हैं आपकी, जो दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करे होते हैं। हाँ, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो आपकी एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं, बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज पर बेटा क्या करते हैं, ये आपके एक्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अब आप देखो यहाँ पे कि जैसे आप इसी वाली फिगर को देख रहे हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैन है और एक काऊ है। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन आपका कर रहा है कौन, एक्शन आपका कर रहा है फार्मर या ये मैन, और जो रिएक्शन है वो है काऊ का। तो मतलब कि एक्शन और रिएक्शन में दो डिफरेंट बॉडीज पर हो रहा है, मतलब एक्शन किसी और बॉडी पर, रिएक्शन किसी और बॉडी पर। तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन में दो डिफरेंट बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। समझ गए वाला पॉइंट? बताओ जरा, समझे नहीं समझे? यस मैम समझ गए। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो हमें बताएगा कि भाई देयर इज, ये फॉलो कर रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। अब हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, टेक अ टू स्प्रिंग बैलेंस एंड उन दोनों को हुक के थ्रू ऐसे अटैच कर देना है, और एक को वॉल से लगा देना है और एक का एंड को ऐसे, मतलब एक का एंड फ्री छोड़ देना है। तो आप देखेंगे जैसे आप उस स्प्रिंग को अपनी तरफ इस तरीके से पुल करेंगे, ऐसे पुल करेंगे, तो आप देखेंगे जितनी फोर्स से आप पुल करेंगे दोनों में इक्वल रीडिंग आपको नजर आएगी। तो इसका मतलब जितनी फोर्स आप उस स्प्रिंग पर लगा रहे हैं बी वाले पर, बी वाला भी आप पर इक्वल ही स्प्रिंग मतलब फोर्स लगाएगा। समझ गए? तो वी टेक अ टू सिमिलर स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी एंड जॉइन दैम बैक टू हुक। इस तरीके से ज्वाइन कर दो स्टूडेंट्स उसको, ठीक है, इस तरीके से उसको ज्वाइन कर देना है आपको। और आपको क्या करना है, एक हुक को मतलब एक स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पर ऐसे वॉल पर ऐसे लगा देना है, और यहाँ पर स्टूडेंट दूसरे एंड को फ्री छोड़ देना है। जब आप दूसरे एंड को फ्री छोड़ोगे तो आप वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब आप उसको ऐसे पीछे की तरफ को पुल करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो रीडिंग आपको मिलेगी, ये तो एक्शन हो गया ना, क्योंकि अपनी तरफ को ऐसे पुल कर रहा है। तो ये जो एक्शन है यहाँ पे 4 न्यूटन की रीडिंग आएगी, तो यहाँ पर भी इक्वल 4 न्यूटन की रीडिंग आएगी, क्योंकि वॉल भी यहाँ से एक फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से वो उसका रिएक्शन होगा। तो मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, दोनों रीडिंग का सेम होने का मतलब क्या है, दोनों रीडिंग का सेम होने का मतलब है कि जितनी तेजी से एक्शन हो रहा है उतनी तेजी से वहां से रिएक्शन भी आ रहा है। सो आपने इस फिगर को अच्छे से देख लिया। तो हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे,
तो हम यहाँ से कंक्लूड कर पाएंगे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है कि सेम होते हैं साइज में। जैसे 4 न्यूटन था तो 4 न्यूटन ही रिएक्शन है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। वी फाइंड दैट द एक्शन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट, और हम ये देखते हैं दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो अगर एक्शन इधर साइड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन दूसरी साइड को एक्ट करेगा। समझ गए, कभी भी ये सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं करते हुए हमें नजर आते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, ये भी आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो 2 डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज अ बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। देखो हम यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जो ग्राउंड पर क्या कर रहा है स्टूडेंट, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये रुक जाओ एक मिनट, ऐसे ही रेस्ट कर रहा है यहाँ पे ग्राउंड पे। तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये जो ग्राउंड होगा, अब आप देखो यहाँ पे, तो आप देखते हो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये काफी हैवी है, तो ये ग्राउंड पर एक फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है नहीं लगा रहा है, तो ग्राउंड पे ये जो फोर्स लगा रहा है इसके वेट की वजह से जो नीचे फोर्स लग रही है ये हो जाएगा एक्शन। एक्शन आ रहा है ड्यू टू इट्स वेट। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर एक रिएक्शन जाएगा ग्राउंड का, ग्राउंड भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने वाला है इस तरीके से। तो ये ग्राउंड लगा रहा है, तो ग्राउंड जो लगा रहा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा क्या, रिएक्शन। तो मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक्शन जो है वेट मतलब बॉक्स का, ये बॉक्स है आपका, तो बॉक्स यहाँ पर ग्राउंड पर फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड यहाँ पर अपोजिट फोर्स लगा रहा है किस पर, बॉक्स पर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो लग रही हैं 2 डिफरेंट बॉडीज पर लग रही हैं, जहाँ पे ग्राउंड और बॉक्स आपके 2 बॉडीज हो जाएंगे। दिस इज द ग्राउंड हियर, दिस इज ग्राउंड हियर। समझ में आई चीज आप लोगों को, चलो स्क्रीनशॉट लो। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब आप एक बॉक्स जो रेस्टिंग स्टेट पर है ग्राउंड पर, द बॉक्स इज एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ इट्स वेट ऑन द ग्राउंड। द डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय एन इक्वल अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द बॉक्स इज एक्शन एंड इट एक्ट ऑन द ग्राउंड, वेयर एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स इज रिएक्शन एंड इट एक्ट्स ऑन द बॉक्स। वही चीज बात है, ग्राउंड से बॉक्स पर जो लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स है, और बॉक्स से ग्राउंड पर जो लग रहा है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक्शन फोर्स हो जाएगा। इजी इजी पीजी, यस मैम। चलिए तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे बॉक्स आपका इक्विलिब्रियम है क्योंकि दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। इट इज ऑब्वियस दैट एक्शन ऑफ द बॉक्स एक्ट ऑन द ग्राउंड एंड रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड एक्ट ऑन द बॉक्स। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग को। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट, और उस एग्जांपल से एस्टैब्लिश करेंगे क्या कि न्यूटन का थर्ड लॉ कौन कौन फॉलो कर रहा है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, हाउ डू वी वॉक, हम लोग चलते कैसे हैं, तो आपको पता है हम लोग कैसे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फुट से ग्राउंड को पीछे की तरफ डाउन मतलब कि पीछे की तरफ बैकवर्ड पुश करते हैं, तो ग्राउंड जो होता है हम पर रिएक्शन फोर्स लगा के हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो इसका मतलब जब भी तो हम लोग चल पाते हैं। तो व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पर चलते हैं बेटा, देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। हम ये देखते हैं हमारा जो फुट होते हैं वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और इन रिटर्न ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज equal and opposite reaction of any action. So the forward reaction exerted by the ground on our foot make us walk forward. इसी के तरीके से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हम सीधा मतलब आगे की तरफ चल पाते हैं। देखो अब यहाँ पे तो आपने क्या करा, आपने अपने पैरों से पीछे की तरफ को ग्राउंड को धक्का मारा, तो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड आपके ऊपर फुट के ऊपर फोर्स बना के आपको आगे की तरफ को धक्का देगा। एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जो ग्राउंड सरफेस जब आपका स्लिपरी होता है तो वहाँ पे आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सही से बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो वो होता है, मतलब आप सही से पीछे की तरफ को ग्राउंड को बैकवर्ड नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड आप पे फॉरवर्ड फोर्स लगाता है और आपके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। समझ गया वाला पॉइंट। चलिए तो लेट अस डिस्कस द केस ऑफ स्विमर नाउ। और स्विमर का क्या केस होता है, वो इस तरीके से पानी को काटता है, वो पानी को पीछे डालता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डालता है, और पानी का जो मतलब वाटर का जो फ्लो है वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। किस में पुश करता है बेटा, वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। समझ में आई चीज आप लोगों को। तो मतलब कि स्विमर ने वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश किया और वाटर ने स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश किया। समझ गए, यस मैम। सो अ स्विमर pushes the water backward with his hand or feet to move in the forward direction in water. It is the equal and opposite reaction of this force which pushes the swimmer forward. Though action and reaction forces are equal in magnitude, हम ये देखते हैं एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट एक्सेलरेशन में इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज का मास अलग होता है। मान लो दो डिफरेंट बॉडीज अलग अलग मास की होंगी ना, तो आपको पता है जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम है, और जिसका मतलब मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन कभी भी इक्वल नहीं होता है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। So but do not produce equal acceleration in two bodies on which they act. This is because the two bodies on which action and reaction forces are usually have a different masses, so the acceleration produced will be more in the मतलब जो lighter objects होंगे आपके, whereas the acceleration produced with less body having a more mass. Done?
यस मैम। सो अब आपको पता है गन कैसे रिकॉइल करती है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। गन कैसे रिकॉइल करती है, जब गन में से बुलेट निकलेगी तो जितनी फोर्स से वो आगे को निकलेगी स्टूडेंट, उतना ही जर्क आपको पीछे महसूस होगा। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक और चीज अच्छे समझ में आएगी कि बुलेट ऐसे रिकॉल हुई तो ये जो फोर्स ऑन बुलेट है, तो ये ही सेम रिएक्शन यहाँ से आएगा, जितनी फोर्स है आगे की तरफ निकली है उतना ही फोर्स पीछे की तरफ को लगाएगी रिएक्शन की फॉर्म में। बट हम देखते हैं कि हम एकदम से पीछे को नहीं गिरते उतनी तेज, क्यों? क्योंकि गन का कुछ मास है, और मास ज्यादा होने की वजह से हम देखते हैं एक्सेलरेशन कम हो जाता है। इसकी वजह से आपको सिर्फ एक जर्क महसूस होता है शोल्डर पर, ठीक है? अगर शोल्डर पर रख के आप चला रहे हैं या फिर आप ऐसे नॉर्मल भी चला रहे हैं तो हाथ पर आपको एक जर्क फील होगा। तो है ना, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो हम ये देखते हैं जब बुलेट गन से फायर होती है, द फोर्स सेंडिंग टू द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। हम ये देखते हैं जितनी फोर्स से बुलेट आगे जाएगी उतनी ही फोर्स से गन पीछे की तरफ आएगी। बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, गन का मास ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा सा ही मूव करेगी, थोड़ी डिस्टेंस तक ही मूव करेगी, क्योंकि आपको पता है जिसका मास ज्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है, एंड गिव अ बैकवर्ड जर्क एंड टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। इसलिए हम लोग बोलते हैं गन आपकी रिकॉइल्ड हो गई, निकल गई ना बुलेट उसमें से। नेक्स्ट द फ्लाइंग जेट ऑफ एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। इसमें तो आ जाओ भाई, ये तो बार बार पूछते हैं लोग। देखो मान लो आपके पास क्या है स्टूडेंट, मैं आपको रॉकेट्स और उसके बता रही हूँ। जैसे कि आपका रॉकेट का तो डायग्राम तक बनाने को दे देते हैं ये लोग। लेट मी मेक द रॉकेट फर्स्ट। पहले रॉकेट का बता देती हूँ क्योंकि बताने तो दोनों ही है मुझे। समथिंग लाइक दिस ना, ऐसे। तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ से इस तरीके से ऐसे, आपको पता है बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होगा मतलब जो इसके अंदर फ्यूल है जब वो बर्न होगा स्टूडेंट, तो यहाँ से ये क्या निकलेंगे, ये गैसेस निकलेंगी। और ये गैसेस जितनी स्पीड से निकलेंगी, हाई स्पीड से निकलती हैं। तो हाई स्पीड से निकलने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, जितना नीचे की तरफ को फोर्स लगेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एज अ रिएक्शन ये लगाएंगे, जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ के वाला पॉइंट, ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट में हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, उनमें भी ये चीज़ होती है। जैसे मैंने उसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था, आप बलून से कर सकते हो। आप एक बलून लो और उसमें हवा भर दो, ठीक है? और जब आप उसमें हवा भरोगे बट उसका माउथ जो है अनटाइड छोड़ देना, मतलब कि उसको बंद मत करना, तो आप देखोगे यहाँ से ऐसे एयर निकल जाएगी। और जितनी स्पीड से मतलब जितनी फोर्स से एयर निकलेगी उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस बलून के ऊपर लगेगी, तो बलून आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर हवा निकल रही है किधर साइड को, लेफ्ट साइड को, तो बलून जाएगा राइट साइड को। हवा निकल रही है अगर डाउनवर्ड तो बलून जाएगा फॉरवर्ड। समझ गए? तो इसी वर्किंग प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं स्टूडेंट, इसी तरीके से काम करते हैं आपके रॉकेट्स और क्या जेट एरोप्लेन। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये भी एक्शन और रिएक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आपको पता है इन मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ द जेट। तो वो जो गैसेज है वो बाहर कहाँ से आ रही है, जब आपका फ्यूल जल रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, एट द रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट अ ग्रेटर स्पीड। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेज पुशेस द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एट अ ग्रेट स्पीड। हमें देखते हैं जितनी स्पीड से गैसेज बाहर आती हैं स्टूडेंट, उतनी ही तेजी से आपका एयरक्राफ्ट आगे जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना एक्शन है उतना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा एयरक्राफ्ट के ऊपर। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। चलिए, तो स्टूडेंट वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द जेट इंजन बाय यूजिंग अ बलून फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर एज फॉलोज। ऐसी, ठीक है, आप ऐसे हवा भर लो तो आप देखोगे जैसे एयर निकलेगी, तो if a balloon filled with a compressed gas and its mouth untied and released with its mouth on the left side, the balloon moves very fast toward the right side. This means that the balloon flies off in the opposite direction to that of the escaping air. हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका बलून होगा क्या, वो अगर आप जैसे उसका अनटाइड माउथ, तो गैस एकदम से निकलेगी, तो जितनी स्पीड से गैस निकलेगी उतनी स्पीड से वो रिएक्शन फोर्स लाएगी किस पर, बलून पर, और बलून दूसरी डायरेक्शन में भाग लेगा। तो हियर कंप्रेस्ड एयर प्रेजेंट इन बलून रशेस टू द लेफ्ट साइड। हमें देखेंगे वो लेफ्ट साइड को निकलेगी तो बलून भागेगा राइट साइड को। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द लेफ्ट गोइंग एयर पुशेस द बलून टू द राइट साइड। समझ के वाला पॉइंट? देखो अब देखो, अगर आप इन्फ्लेटेड बलून को ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ोगे तो अगर ये नीचे को निकलेगी तो बलून ऊपर को भागेगा, अगर ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे भागेगा, मतलब अपोजिट। और आपको पता है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगते हैं, और रॉकेट भी सेम एक्शन और रिएक्शन वाले प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। तो आप देखो यहाँ पे आपको डायग्राम तक बनाने के आ जाता है कि आपकी जो रैपिड बर्निंग जो होगी फ्यूल से, उससे जो गैसेज निकलेंगे बेटा, जितनी स्पीड से वो निकलेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर भी, और रॉकेट निकल जाएगा कहाँ, ऊपर स्पेस में। हाँ, द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डाउनवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को?
यस मैम। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट आपका द केस ऑफ अ बोट एंड द शिप। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी स्टूडेंट, जो आप जैसे अगर आप कभी बोट में बैठे होंगे तो बोट में जो बोटमैन होता है वो ओर्स को इस तरीके से पानी को पीछे डालता है। तो पानी को अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डालता है तो हम देखते हैं बोट हमारी फॉरवर्ड जाती है। तो ऐसे तो होता है, आप वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वाटर आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से वो आपको फॉरवर्ड आगे को पुश कर देगा। तो ड्यूरिंग द रोइंग ऑफ अ बोट द बोट्समैन पुशेस द water backward with the oars, the water exert an equal and opposite push on the boat। तो अगर वाटर भी एक इक्वल एंड अपोजिट पुश लगाएगा बोट पर विच मेक द बोट मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि जो आपकी बोट है वो आगे की तरफ को मूव करेगी। इनफैक्ट हार्डर द बोटमैन पुशेस बैक द वाटर, जितनी तेजी से या जितनी ज़्यादा उससे मेहनत से वो पीछे पानी डालेगा उतनी तेजी से बोट भी आपकी आगे चली जाएगी। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ बोटमैन जंप आउट ऑफ द बोट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर द बोट मूव्स बैकवर्ड अवे फ्रॉम हिम। आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी अगर आपने कभी बोटिंग करी है स्टूडेंट, तो जब हम बैंक्स पर जाते हैं, बैंक्स या सोर्स होते हैं जो किनारे होते हैं, है ना, किनारे, बैंक ऑफ द रिवर आपको पता ही है। पता है व्हेन आई वाज लिटिल आई वाज इन जस्ट फिफ्थ या सिक्स क्लास में थी मैं, तो आई थॉट जब इंग्लिश में वर्ड मीनिंग आते थे कि बैंक ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है, मतलब रिवर पे कोई बैंक है ये मेरी थिंकिंग्स होती थी। बट बाद में जब मैम ने हमें वो चैप्टर पढ़ाया, उन्होंने हमें मीनिंग समझाया, तब हमें पता चला अरे भाई नदी के किनारे को हम बैंक ऑफ द रिवर बोल देते हैं। हाँ, तो ऐसे आप पता है ना बच्चे जब हम होते हैं हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, मेरे को मत बोलना मैम आप कितनी डम हो, यू कैन, क्या कर सकते हैं, अब मैं थी तो थी ऐसी, है ना। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके फुट ने बोट पर एक बैकवर्ड फोर्स लगाई, तो बोट ने आपके ऊपर एक फॉरवर्ड रिएक्शन दिया। हाँ, तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टेप आउट ऑफ द बोट द मैन presses the boat with his foot in the backward direction. The push of the man on the boat is the action and the boat exert an equal force on the man in the forward direction which enable him to move forward। तो हम देखते हैं इस वजह से जो आपका जो बोट में से उतरा हुआ आदमी है वो आगे जा पाएगा। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट अगर किसी बोटमैन को किनारे से रिवर में लेके जानी है बोट, तो वो भी क्या करता है, वो ओर्स के थ्रू उसको पुश करता है, किसको, बैंक को पुश करता है, जिसकी वजह से बैंक उस पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो आपकी बोट है वो किनारे से कहाँ पहुंच जाती है, रिवर में पहुंच जाती है। When a boatsman wanted to take the boat away from the bank of the river, he sit in the boat and pushes the river bank with its oar. When the boatman exert a force of action on the bank exert an equal and opposite force of reaction on the boat. So the boat moves away from the bank। समझ गए। अब आते हैं स्टूडेंट द केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी फायरमैन फायर को बुझाते हैं तो बहुत ही प्रेशर से पानी आता है, तो हम देखते हैं उनको एक जर्क महसूस होता है। क्यों, क्योंकि जितनी प्रेशर से पानी आगे जाएगा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे अप्लाई करेगा, उस बंदे पर भी, तो उनको बहुत ही स्ट्रांगली उसको पकड़ना होता है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो व्हेन अ फायरमैन आर डायरेक्टिंग इन अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑन अ फायर फ्रॉम अ होस पाइप, दे हैव टू होल्ड द होस पाइप स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड। The backward movement of the hose pipe is due to the backward reaction of water rushing through in it the forward direction at a greater speed। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। नेक्स्ट आएंगे स्टूडेंट हॉर्स पुलिंग। हॉर्स पुलिंग में आपको पता ही है कि यहाँ पे हॉर्स पुलिंग जो होती है, देखो जो आपका हॉर्स है वो आगे की तरफ को मूव करेगा, तो टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बेंड फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड। हम देखते हैं वो इस तरीके से ग्राउंड को पुश करेगा विद हिट्स फीट। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर, हम ये देखेंगे स्टूडेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना बैकवर्ड पुश से ज्यादा होगा, और हम देखेंगे जो अपोज और व्हील्स होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो कार्ट है वो आगे की तरफ इजीली मूव कर जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बेंड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ को ऐसे बेंड हुआ है एंड उसने ग्राउंड पर प्रेस किया है विद इट्स फीट, किससे, अपने फीट से। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम। with the speed when the forward reaction of the backward push of the horse is greater than the opposing frictional force। हम ये देखेंगे जो forward push है, जो आगे को वो लगा रहा है ना horse, आगे की तरफ को जो push लगा रहा है, अगर वो frictional push से ज्यादा हुआ, frictional force से ज्यादा हुआ, तो आपकी गाड़ी मूव कर जाएगी। हाँ, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ, आ गया ना। So in fact, it is not always necessary that two bodies can exert force on one another only when they are in a contact. In some cases, the two bodies can also exert a force on equal and other, मतलब each other even when they are not in a contact with each other। देखो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि बॉडीज कांटेक्ट में हो तभी वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, वो दूर दूर भी है तब भी वो लगा सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे कि मैग्नेट, अगर आयरन को आप मैग्नेट के पास लगाओगे तो आयरन एकदम से अट्रैक्ट होती है, और मैग्नेट एकदम से आयरन से अट्रैक्ट होती है, बिकॉज रिएक्शन एंड एक्शन फोर्सेस की
वजह से। देखो फॉर एग्जांपल अ मैग्नेट कैन इंटरेक्ट विद अ पीस ऑफ आयरन, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट इवन व्हेन दे आर इन अ सेपरेट बाय अ डिस्टेंस। जब भी वो फोर्स लगा रही है ना मैग्नेट आयरन पर, आयरन मैग्नेट पर लगा रही है, जबकि उनके बीच में डिस्टेंस है, वो बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट में नहीं है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो द इंटरेक्शन बिटवीन, वही आपको पूरा समझ में आ गया। तो फोर्सेस जो होती हैं हमेशा वो आपकी किसमें होती है बेटा? पेयर में होती हैं। हमेशा किसमें होती है? ये आपकी पेयर में होती है। समझ के वाला पॉइंट या नहीं समझ गए? जल्दी से बता दो। अगर समझ गए हो ना तो इसी के साथ बस ये वन शॉट भी खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वन शॉट भी खत्म हो चुका है। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को भी अच्छे से मास्टर कर लिया है स्टूडेंट? मैंने इसके सारे चीजें सॉल्व करा दी हैं। अगर आपने वो मिस करी है जहाँ पे एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, ऑब्जर्वेशन, एनसीईआरटी, इंटेक्स और क्या आपके सोल्यूशन वाले सब मैंने करा दिए हैं। अगर आपने मिस करे हैं तो जाइए और देखिए, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जिसके एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से ग्रैब करिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जब तक अपना ध्यान रखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।